अध्याय 1031 से 1035। ये कहने पर युन चे ने लापरवाही से अपनी उंगलियों के बीच एक छोटा नाजुक दिखने वाला पत्थर उठा लिया। गहरा प्रकाश जेडस्टोन की सतह पर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक गहन कल्पना पत्थर। आसपास के लोगों ने तुरंत उसके हाथ में मौजूद वस्तु को पहचान लिया। यह नहीं हो सकता। हम अपनी आंखों से देखो फैंग हुईटा। युन चे ने एक ठंडी खर्राटे भरी और अपनी उंगलियां हिलाई। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को पलक झपकते ही जमीन पर फेंक दिया गया। जैसे ही वह जमीन से टकराया, उसकी आंतरिक गहन संरचना सक्रिय हो गई। पत्थर के ऊपर क्रिस्टल स्पष्ट गहन प्रकाश और ध्वनि दिखाई दी। प्रोफाउंड इमेज स्टोन द्वारा प्रदर्शित पहली छवि मुंहन्नी थी। हालांकि उसके चेहरे पर भयावह अभिव्यक्ति यूचे को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों के लिए इतनी अजीब थी कि यह असंभव की सीमा पर था। विशेषकर उनकी आवाज अनसुनी बर्बरता से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं व्यक्तिगत रूप से मास्टर को क्विलिन हॉर्न पेश करूंगा, लेकिन आप उस पल को देखने के लिए वहां नहीं होंगे क्योंकि आप जल्द ही यहां मर जाएंगे। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन द्वारा प्रदर्शित छवि नकली नहीं हो सकती। फैंग हुईटा को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई थी। तुमने क्या कहा? तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वरिष्ठ भाई यूचे आखिरकार संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। मैं आपका एक बाल भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा, भले ही मेरे पास इतना बड़ा साहस हो। स्वाभाविक रूप से तुम मेरे द्वारा नहीं मारे जाओगे, लेकिन दुर्भाग्य से क्विलिन हॉर्न को चुराने का व्यर्थ प्रयास करते समय यहाँ एक तंत्र को चालू करने से घबराओ मत वरिष्ठ भाई यूचे। मैं पूरी घटना को अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। यहाँ तक कि अगर संप्रदाय के गुरु व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए तो भी मेरी कहानी में कुछ भी गलत पता लगाना निश्चित रूप से असंभव होगा। आप उस पर पूरे दिल से मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मौके का माहौल फिर बदल गया। इस बार सबके चेहरे पर जबरदस्त सदमा भर गया। म्यू हान्या की शक्ल, म्यू हान्या के शब्द, हर कोई देख और सुन सकता था कि म्यू हान्या ने जानबूझकर यूचे को मारने की योजना बनाने के लिए राजकोष में लालच दिया था। एक महान साम्राज्य के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य की हत्या करने का म्यू हान्या का प्रयास वास्तव में अवर्णनीय था। फैंग हुईटा का गुस्सा और उदासी पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी त्वचा और मांस का हर इंच भय और केवल भय से कांप रहा था। वह लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिरा। उसकी आंखें इतनी कांप रही थी कि वे उसकी जेब से बाहर कूदने की धमकी दे रहे थे। नहीं नहीं नहीं, असंभव, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। बस एक पल पहले वह यूचे पर धर्मपूर्ण क्रोध के साथ चिल्ला रहा था, लेकिन अब यदि म्यू हान्या ने वास्तव में पहले यूचे को मारने की साजिश रची थी तो एक हिंसक मौत को भूल जाए, वह हजारों या दसियों हजार बार मर सकता था और फिर भी अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकता था। फैंग होंगे बिल्कुल खाली पुतलियों के साथ अपने घुटनों के बल बैठ गए। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ में जमा हुआ हो। इस रहस्योद्घाटन के सामने उन्होंने वास्तव में फैंग हुईटा से बेहतर प्रदर्शन किया। आखिरकार उसे अब भी याद है कि रात होने से पहले म्यू हान्या ने उससे क्या कहा था। उसे वह पंक्ति अब भी स्पष्ट रूप से याद है जिसने उसके दिल को सीने से बाहर कर दिया था। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन पर चल रही छवि अभी समाप्त नहीं हुई थी। तुम पागल हो गए हो क्या? ये यूनचे की आवाज थी। मैं इस समय आपके बर्फीले पवन साम्राज्य में हूँ। भले ही मास्टर को सच में विश्वास हो कि मुझे किसी तंत्र द्वारा मार दिया गया है, उसके स्वभाव को देखते हुए वह गुस्से में आप सभी के जीवन को समाप्त कर देगी। ओह, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। म्यू हान्या सिर हिला रहा था और लापरवाही से मुस्कुरा रहा था। भले ही आप हमारे आइसविंड साम्राज्य के महिमामंडन को चुराने की कोशिश में मर गए हो, लेकिन ये पूरी तरह से सामान्य होगा यदि सेक्ट मास्टर ने गुस्से में पूरे शाही शहर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अगर आइसविंड एम्पायर को खत्म भी कर दिया जाए तो भी सेक्ट मास्टर मुझे निश्चित तौर पर नहीं मारेंगे। जब तक मैं सफल हो सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही पूरा आइसविंड साम्राज्य क्रोध की आग में डूब जाए और नष्ट हो जाए। आपने स्वयं अपने गार्ड को फेंक दिया और कोई नहीं जानता कि आप कहाँ गए हैं या किसके साथ हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं महल के भीतर एक गुप्त रास्ते से बाहर निकला। इसका मतलब यह है कि किसी को नहीं पता कि मैंने महल छोड़ दिया है। इस प्रकार हर किसी को विश्वास हो जाएगा कि राजकोष में सेंध लगाने के बाद आपकी मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान मैं महल में शांति से सो रहा था। मैंने तुम्हें ये सोचने में भी मदद की है कि तुमने प्रवेश कैसे किया। केवल मुझे अपनी गरीब शाही बहन की बलि चढ़ानी होगी। पर्याप्त।
फैंग हुइटा अंततः पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो बैठा और प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन की ओर झपकते हुए चिल्लाने लगा। उसने आभा की एक पूरी तरह से अराजक गेंद को इकट्ठा किया और उसे पत्थर पर पटक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया और पलक झपकते ही गहरी रोशनी में गायब हो गया। हर किसी के सिर पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। फैंग हुइटा की भारी हौंफना ही एकमात्र ध्वनि थी जिसे दृश्य में सुना जा सकता था। युन चे के अलावा म्यू जियाओलिन पूरी तरह से सदमे की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि वह वहां खड़ी थी और महसूस कर रही थी कि वह एक सपने के अंदर तैर रही थी। दूसरी ओर फैंग हानजिन बहुत समय पहले घातक रूप से पीला पड़ गया था। प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन से निकली अंतिम लंबी आवाज ने उसे घुटनों के बल कमजोर होकर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने उसके कंधों को पकड़ लिया और बिना रुके कांपने लगी। म्यू शियोलिन के लिए म्यू हन्ई उसका वरिष्ठ भाई था, जिसका वह अन्य सभी लोगों की तुलना में सबसे अधिक सम्मान करती थी। फैंग हानजिन के लिए म्यू हान्याय उसका बड़ा भाई था, जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करती थी। फैंग हुइटा के लिए म्यू हान्याय उनका सबसे गौरवान्वित पुत्र था। घटनास्थल पर मौजूद किसी ने भी उसके बारे में कम नहीं सोचा होगा, भले ही वह महान क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य बनने में विफल रहा हो। वह अभी भी स्नो सॉन क्षेत्र में स्वर्ग का अद्वितीय गौरवान्वित पुत्र होता। कौन सोच सकता था कि यह असाधारण महान पुत्र, जो हर पहलू में लगभग पूर्ण था, इतना विश्वासघाती, शातिर और क्रूर चरित्र होगा। कौन जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक महान साम्राज्य के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य बनने की मात्र संभावना के लिए यू चे की हत्या करने, अपनी मातृभूमि का बलिदान करने और अपनी ही बहन की हत्या करने की साजिश रचेगा। यू चे ने फैंग हुइटा को प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन को नष्ट करने से नहीं रोका। उसने भौहें झुकाकर ठंडे स्वर में कहा, आपने मेरा कारण जानने की जिद की थी ना? क्या आप मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हैं? लकवाग्रस्त फैंग हुइटा ने वास्तव में यू चे के शब्दों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे मार डाला, बस इतना ही। यू चे ने गहराई से भौहें चढ़ाई। अगर मेरी मालकिन को पता चला कि मू हान्या ने मुझे मारने की कोशिश की है, तो वह अपने स्वभाव को देखते हुए पूरे आइस विंड साम्राज्य पर अपना गुस्सा भड़का सकती है। कम से कम शाही परिवार बेदाग नहीं बचेगा। इस बार यू चे के शब्दों ने फैंग हुइटा को एक बार पत्ते की तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद प्रत्येक शाही सदस्य के शिष्यों में बहुत सदमा और भय फैल गया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यू चे के शब्द कोई बेकार की धमकी नहीं थे, इसीलिए मैं ये सब छिपाकर रखने के लिए तैयार था। आखिरकार यह म्यू हन्ई और म्यू हन्ई ही थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मुझे मारने की कोशिश की। उसके साथ साथ बाकी सभी के बर्बाद होने का कोई कारण नहीं था। युन चे की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन तुम्हें तो जबरदस्ती करनी थी, है ना? खैर, अब आपकी इच्छा पूरी हो गई है। फैंग हुइटा अचानक अपने पास लौटा और आंसुओं में डूबा हुआ यू चे के पास रेंगते हुए गया। ये छोटा राजा एक अंधा आदमी और मूर्ख है। इस छोटे राजा को पता नहीं था कि उसने इतना विश्वासघाती जानवर पाला है। ये वह छोटा राजा था जिसने आपके दयालु उपकार को गलत समझा। ये वह छोटा राजा है जो मरने के योग्य है। मैं विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ यंग युन, मैं विनती करता हूँ कि आप इसे महान क्षेत्र के राजा को मत बताओ। ये छोटा राजा हमेशा उस महान दयालुता को याद रखेगा जो आपने हम पर दिखाई थी। अपने बेटे की हानि, भय, सदमा, पछतावा, घृणा और आतंक। फैंग हुइटा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी नरक में डूबा हुआ है। उसके मन में पछतावा भर गया और दर्द से उसकी इच्छा हुई कि वह मर जाए। यदि प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन ने अपने बेटे का असली रूप उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित नहीं किया होता, तो वह यह मानने के बजाय मर जाता कि उसका सबसे गौरवान्वित बेटा ऐसी राक्षसी महत्वाकांक्षा और दिल का व्यक्ति था। हर कोई कहता है कि कोई भी अपने बेटे को उसके पिता से बेहतर नहीं समझ सकता, उस पिता को तो बिल्कुल भी नहीं समझता जो किसी राष्ट्र का सम्राट था। लेकिन अब दर्द और शोक में ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को कभी समझा ही नहीं। इससे भी बदतर, इस रहस्योद्घाटन की कीमत पूरे आइस विंड इंपीरियल परिवार के जीवन की कीमत हो सकती है। बहुत देर हो चुकी है। यू चे ने सभी के चेहरों पर ठंडी नजर डाली। क्या आपको सच में लगता है कि इस समय इसे छिपाकर रखना संभव है? फैंग हुइटा एक सेकंड के लिए ठिठक गए, इससे पहले कि उनका सिर चट्टान की तरह डूब जाए। उसका चेहरा राख के समान मृत लग रहा था। वे अकेले नहीं थे जो महान हॉल में उपस्थित थे। वहां कई बड़े रुतबे वाले मेहमान भी थे जो जन्मदिन की बधाई देने आए थे।
भले ही वे इस रहस्योद्घाटन को गुप्त रखने के लिए हर किसी को मृत्यु की शपथ दिलाने में कामयाब रहे, फिर भी यह खबर कि म्यूहान्या ने महान क्षेत्र के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य की हत्या करने की कोशिश की थी, कुछ ही समय में पूरे देश में फैल जाएगी। आखिरकार दुनिया में एकमात्र लोग जो वास्तव में कोई रहस्य छिपा सकते हैं वे मृत ही हैं। इतना निराशावादी दिखने की कोई जरूरत नहीं है। बर्फीली हवा के राजा यू चे ने तिरछी नजर से उदासीनता से कहा, तुम्हारे शाही घराने को खत्म करने में मेरे स्वामी के लिए उंगली के झटके से अधिक कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक क्रूर या अनुचित व्यक्ति नहीं है जो लापरवाही से अत्याचार करता है। मैं अपने मालिक को सब कुछ बताऊंगा और समझाऊंगा कि म्यूहान्या ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने यहाँ गलती की थी। किसी भी मामले में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, है ना? चूंकि मैं ठीक हूँ, इसलिए शायद मेरे स्वामी तुम्हें दंड देना बहुत कष्टकारी समझेंगे। साथ ही मैं तुम्हारा वह हेलिडोम अपने स्वामी को उपहार स्वरूप दूंगा। अगर वह आपकी ईमानदारी को महसूस कर सके तो उसे इस मामले पर गौर करने की इच्छा कम हो सकती है। फेंग हुइटा ने अचानक जमीन से ऊपर देखा। उसके पीले सफेद चेहरे का रंग आखिरकार फिर से वापस आ गया और उसने जल्दी से सिर हिलाया। यंग युन, आपका महान उपकार। ये छोटा राजा इसे कभी नहीं चुका सकता। विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप महान क्षेत्र के राजा के सामने हमारे पक्ष में बोले। सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर ये छोटा राजा शपथ लेता है कि महान क्षेत्र के राजा के प्रति उसकी वफादारी बिल्कुल त्रुटिहीन है। यदि आप इसकी मांग करते हैं तो आइस विंड साम्राज्य 10,000 बार मर जाएगा। यंग युन। फेंग हुइटा का भाषण पूरी तरह से असंगत था। इस बिंदु पर भय, उत्तेजना और सदमा का माहौल। उस मामले में हेलिडोम। फेंग हुइटा ने तुरंत यू चे के सामने झुककर कहा, कृपया महान क्षेत्र के राजा यंग युन को हेलिडोम उपहार में दें। यदि हेलिडोम महान क्षेत्र के राजा को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो यह उसका सौभाग्य है। इस परिणाम से यह छोटा राजा अत्यधिक प्रसन्न होगा। यही सबसे अच्छा है। युन चे ने सिर हिलाया और तुरंत पलटी। अगर और कुछ नहीं है तो अब समय आ गया है कि मैं अपने कमरे में वापस जाऊं और कुछ आराम करूं। मैं तुरंत कल सुबह संप्रदाय में लौट आऊंगा। आपको मुझे विदा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता यू चे हवा में उछल गया और सीधे आइस मैडन पैलेस की ओर उड़ गया। आइस विंड पैलेस में आज रात उथल पुथल मची होनी तय थी। युन चे को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि आइस विंड इंपीरियल परिवार इसके बाद कैसे निपटेगा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी यात्रा का लक्ष्य हासिल कर लिया था। कुछ कठिनाइयों के बावजूद जिस गति से उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया वह उनकी आरंभिक कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। आइस विंड ग्रेट हॉल से बहुत दूर होने के बाद युन चे का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने आह भरते हुए कहा, मास्टर सही कह रहे हैं, इस दुनिया में निष्पक्षता मौजूद नहीं है। वहाँ सिर्फ जंगल का कानून है। सांस। अब भी मैं बस अपने स्वामी की शक्ति उधार ले रहा हूँ। युन चे रात में गायब होने से पहले उपहासपूर्वक मुस्कुराया। दूर, बहुत दूर, आकाश के ऊपर एक जगह पर जहाँ कोई भी नहीं देख सकता था, अचानक एक लंबी आह हवा में गूंज उठी। बाद में एक बर्फीली चमक के साथ वह आकृति बिना किसी निशान के टिमटिमाते तारे की तरह गायब हो गई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सीनियर ब्रदर हानी ऐसे व्यक्ति थे। उड़ती हुई बर्फ की नाव पर म्यू जियाओलिन ने अपने गालों को दोनों हाथों से ढक लिया और हवा में शून्य रूप से देखने लगी। ये स्पष्ट था कि कल रात जो कुछ हुआ उसे वह अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अभी वे बर्फीले पवन साम्राज्य से बहुत दूर जा चुके थे। लगता है कि मैंने आपसे पहले जो कुछ भी कहा था आपने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना है। युन चे ने बर्फ की नाव के दूसरी तरफ से अपनी आंखें घुमाई। कोई नहीं। जब आपने इसे सीनियर ब्रदर हानी पर इस्तेमाल किया तो आपने जो कहा उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया होगा। म्यू जियाओलिन की आवाज धीमी हो गई। इससे पहले कि वह मूर्ति, ये बहुत अजीब है। संप्रदाय में सभी लोग वरिष्ठ भाई हानी का बहुत सम्मान करते थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बुरा इंसान था। लेकिन आप थोड़े समय के लिए ही संप्रदाय में रहे हैं, तो आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला कि वह एक बुरा व्यक्ति था? मुझे याद है कि जब आप उससे पहली बार मिले थे तो आपने कुछ अजीब बात कही थी। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख होता तो मैं पहले ही अनगिनत बार मर चुका होता, युन चे ने तथ्यात्मक रूप से कहा। मुझे पता था कि तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, म्यू जियाओलिन ने चिल्लाया, लेकिन उतनी दृढ़ता से नहीं जितना वह इस बार करती थी। अचानक कहने से पहले उसने कुछ नजरें यू चे पर डाली। यू चे, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम कल से ही इससे बाहर हो। क्या वरिष्ठ भाई हानि का मामला अभी भी तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा है? मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि किसी मृत व्यक्ति के बारे में चिंता करूं।
यूं चे ने अपना माथा रगड़ा। मुझे अब यकीन हो गया है कि संप्रदाय का कोई व्यक्ति गुप्त रूप से हमारे साथ आइस विंड एम्पायर में आया था। म्यू शियाओलिन आश्चर्य से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वे भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यूं चे ने अपने दांत हल्के से भींच लिए। रहस्यमय व्यक्ति के तरीकों के कारण पिछली रात कई बार उसका खून ठंडा हो गया था, लेकिन जब वह आइस मेडन पैलेस में लौटा और ठंडे दिमाग से इस मामले पर सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि इस विशेषज्ञ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने चोरी करने की कोशिश नहीं की थी। म्यू हनी की लाश से आइस किलिन का हॉर्न और एक प्रतीत होने वाला कुटिल जाल स्थापित किया था, जो वास्तव में छिद्रों से भरा था। जब उन्होंने मू हनी की लाश पर आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन की आभा और इस तथ्य पर विचार किया कि आइस विंड ग्रेट हॉल छोड़ने के बाद कोई अन्य अजीब घटना नहीं हुई थी, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यमय विशेषज्ञ एक शरारत लेकर आया था, आखिरी क्षण में उससे पंगा लेना। जो कोई भी उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वे बस उसके जीवन को कठिन बना रहे थे ताकि वे एक पॉपकॉर्न शो देख सकें। सीनियर सिस्टर जियाओलिन, कहो, क्या आप किसी हॉल मास्टर्स या पैलेस मास्टर्स को जानते हैं जो एक शरारती, चंचल और दूसरों के साथ मजाक करने में मजा आता है? यून चे ने कुछ बड़ी कठिनाई के बाद विवरण निकाल दिया। पूरे संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। म्यू जियाओलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी। हॉल मास्टर और महल मास्टर सभी शांत और गंभीर लोग हैं और मेरे मास्टर उन सभी में सबसे सज्जन लोगों में से एक है। आपके जैसा वर्णन करने वाला कोई भी व्यक्ति संप्रदाय के भीतर मौजूद नहीं है। मैंने भी ऐसा सोचा था। यूं चे ने जोर से अपना सिर खुजलाया। ये भी उनके सिद्धांत का वह हिस्सा था जिस पर वह अड़े हुए थे। शरारत करने की यह शैली एक 15 या 16 साल की लड़की की तरह लगती है, लेकिन उनकी उम्र। तथ्य यह है कि न तो उन्होंने और न ही मू हन्या ने अंदर छिपे किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान दिया था। राजकोष का मतलब यह था कि यह व्यक्ति मू हन्नी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे कम से कम मू हन्नी से एक पूरा क्षेत्र आगे रहे होंगे। उस स्तर पर ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह व्यक्ति सिर्फ एक शिष्य मात्र था। इसके अलावा वह संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि केवल वही जो हॉल मास्टर स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर थे, उनके साथ इस तरह का मजाक करने की हिम्मत करेंगे। बस ये कौन है? यून चे ने फिर से बहुत सोचा। आइस फीनिक्स क्षेत्र, बिंगयुन का 36वां महल। मू बिंगयुन अपनी आंखें हल्की हल्की बंद करके और दिल शांत पानी की तरह शांत होकर बैठी थी। उसके चारों ओर कुछ शुद्ध बर्फ की आत्माओं के अलावा कोई नहीं था, जो बिना कोई शोर किए गोल गोल उड़ रही थी। म्यू बिंगयुन ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसे अचानक अपने परिवेश में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। उसने खिड़की के पास मूंगे पर नजर डाली। उसकी नजर एक परी जैसी आकृति के प्रतिबिंब पर पड़ी जो चुपचाप खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। म्यू बिंगयुन के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया और वह धीरे से खड़ी हो गई। बड़ी बहन, क्या आप आइस विंड एम्पायर में नहीं गई थी? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? खिड़की के पास की महिला ने घूमकर एक ऐसा चेहरा दिखाया जिससे तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का रंग उड़ गया। उसने अपने माथे के बालों में कंघी की और गर्म और नर्म आवाज में बोली, जिसमें असहायता का भाव था, वे दोनों पहले ही आइस फीनिक्स क्षेत्र में आ चुके हैं। आपका जियाओलान एर आपसे मिलने आएगा थोड़े समय में। क्या आपने यह नहीं कहा कि यूनचे को किलिन हॉर्न को वापस लाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा? आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? म्यू बिंगयुन की आंखें अचानक से धुंधली हो गईं। उन दोनों का क्या? उस लड़के ने किलिन सींग प्राप्त कर लिया है और मू हन्नी को भी मार डाला है। म्यू जुवानयिन की आवाज में थोड़ी निराशा महसूस की जा सकती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अंत में बड़ी बहन ने फिर भी उसकी मदद की? मू बिंगयुन चिंतित दिख रहे थे। वास्तव में नहीं, उसने अकेले ही इसका ख्याल रखा, खुद के द्वारा। म्यू बिंगयुन को गहरा आश्चर्य हुआ। यूं चे को म्यू हन्नी के विचारों के बारे में सब कुछ पता था। उसके द्वारा धोखा दिए जाने के बजाय उसने किलिन हॉर्न के मामले को सामने लाने के लिए म्यू हन्नी की चतुराई का इस्तेमाल किया और उसे अपनी योजना को पूरा करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। जैसा कि म्यू हन्नी निपटने के लिए उत्सुक था जितनी जल्दी हो सके यूचे के साथ, वह आसानी से उसके जाल में फंस गया और उसे उस खजाने में ले गया जहां किलिन सींग रखा गया था। मू हन्नी मौके का फायदा उठाकर यूचे को मारना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। यूनचे द्वारा मारा जाने वाला व्यक्ति आखिरकार उसके पास सींग वाले अजगर की सांस थी जो मैंने उसे उसके जाने से पहले दी थी, और इसलिए जब वह यहाँ वापस आने के लिए निकला तो उसने स्वाभाविक रूप से किलिन सींग को छीन लिया। उसने अकेले ही म्यू हान्या को मार डाला। मू बिंगयुन को विश्वास करना कठिन लगा। इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि कोई भी इस तरह के घटनाक्रम को स्वीकार नहीं करेगा।
सींग वाले अजगर की सांस निश्चित रूप से म्यू हान्या की जान आसानी से ले सकती है, लेकिन उसकी क्षमता का एक व्यक्ति यूचे के कब्जे में सांस से खुद को कैसे दूषित होने दे सकता है। म्यू जुआनयिन ने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ ली। इस लड़के के पास बहुत सारे रहस्य हैं। अगर आपको भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि यूचे म्यू हनी को मार सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को यूचे ने आसानी से बेवकूफ बना दिया था। म्यू बिंगयुन। हाँ, म्यू जुआनिन ने धीरे से आह भरी। उसके चेहरे पर शिकायत की हल्की सी झलक थी। यहाँ मुझे चिंता थी कि कहीं वह धोखा न खा जाए और मुंह हन्नी के हाथों समय से पहले मर न जाए और जरूरत के समय सहायता करने के लिए गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चला जाए। हालांकि यह एक यात्रा बन गई व्यर्थ में किया गया। मैंने सोचा था कि यह अनुभव उसके लिए एक बहुत बड़ा परीक्षण होगा, लेकिन उसने इसे इतने सरल और सीधे तरीके से पूरा किया कि मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूँ। परीक्षण की कठिनाई को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने इसे लिया। म्यू हान्या की लाश को दूर ले जा रहा था। उसे घबराते हुए देखकर कुछ मजा करने की उम्मीद कर रहा था। किसने सोचा होगा कि वह इससे आसानी से निपटने में सक्षम होगा। म्यू बिंगयुन। म्यू जुआनयिन ने अपने हाथ अपनी सुडौल और उभरी हुई छाती के सामने लाए और उसने कटु स्वर में कहा। उसे म्यू हनी को मारने का पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वह अपने साथ एक गहरा इमेजरी स्टोन ले जा रहा था। ये लड़का है म्यू हान्या से भी अधिक भयावह। ऐसा लगता है कि जिसे मैंने अपने शिष्य के रूप में चुना है वह एक अत्यंत अशुभ तारा है। गहरा इमेजरी स्टोन। आपके कहने का मतलब यह है कि यूचे ने बेपर्दा म्यू हान्या को मारने से पहले उसके खिलाफ प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या म्यू हान्या के लिए यह असंभव नहीं है कि वह पत्थर के सक्रिय होने पर गहन संरचना की आभा को महसूस करने में असमर्थ हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वह यूचे के जीवन को समाप्त करने के बारे में इतना आश्वस्त था कि उसने इसकी परवाह नहीं की? म्यू बिंगयुन को आश्चर्य हुआ। बिल्कुल नहीं। उस लड़के के पास आभा छुपाने की विशेष गहन कला है। न केवल प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन से आभा, बल्कि वह अपनी खुद की आभा को भी इस हद तक छुपा सकता है कि मुझे भी यह चौंकाने वाला लगता है। शाही वापसी के रास्ते पर महल के राजकोष में म्यू हान्या की हत्या करने के बाद कोई भी यह महसूस नहीं कर सका कि वह उनके पास से गुजर रहा है। इतनी गहन विधि है। यही कारण है कि मैंने कहा कि इस लड़के के पास बहुत सारे रहस्य हैं। यदि यह न होता कि मैं चुपचाप उनके पीछे चला जाता, तो मुझे भी उन कई अजीब चीजों के बारे में पता नहीं चलता जो उसने छिपा रखी हैं। बर्फ और लपटों के मिलने से यूचे ने जो अजीब सी ज्वाला पैदा की थी, उसके बारे में सोचते ही उसकी भौहें थोड़ी ऊपर की ओर उठ गईं। उद्धरण चिन्ह ... किसी के छिपे हुए रहस्यों को आसानी से उजागर न करना बुद्धिमानी है। बड़ी बहन को उन्हें आपसे छिपाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, म्यू बिंगयुन ने हल्के स्वर में कहा। ध्यान रखें कि किसी को यह न बताएं कि मैं उसके साथ आइस विंड एम्पायर में गया था। ऐसा बोलते हुए उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि संप्रदाय का कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। लेकिन चाहे वह कितना भी धूर्त हो, उसके लिए मुझ पर संदेह करना असंभव है। एक के रूप में म्यू जुआनिन ने अपनी बाहें नीचे कर ली। जैसे ही उसने उत्तर की ओर देखा, उसका परी जैसा शरीर घूम गया। उन्हें किसी भी समय यहाँ पहुँचना चाहिए। बिंगयुन। आइस विंड एम्पायर में उसके पास मौजूद चीजों को देखने के बाद मैं अपनी प्रारंभिक योजना बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। कल से आगे से मैं उसे व्यक्तिगत प्रशिक्षण दूंगा। म्यू बिंगयुन चौंका। इसके तुरंत बाद उसने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, आपका मतलब है? लेकिन मुझे याद है कि आपने अतीत में कभी भी अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को प्रशिक्षित नहीं किया है। उसके पास बहुत सारी असाधारण चीजें हैं, स्काई पॉइजन पल और ईविल गॉड की विरासत से कहीं अधिक। म्यू जुआनयिन की आवाज धीरे धीरे सपाट हो गई। जितने अधिक ऐसे रहस्य किसी के पास होते हैं, उसके लिए अपना जीवन खोना उतना ही आसान हो जाता है। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। म्यू बिंगयुन जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसे म्यू जुआनयिन की आंखों में हल्का बदलाव महसूस हुआ और वह तुरंत पीछे की ओर देखने लगी। अगले ही पल एक गूंजती चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। चंद्रमा देव क्षेत्र से दूत स्नो सॉन क्षेत्र राजा को देखने के लिए कहता है। आवाज अचानक गड़गड़ाहट की तरह थी। एक पल में ये पूरे आइस फीनिक्स क्षेत्र को पार कर गया। आकाश में गहरे जानवर इतने भयभीत हो गए कि वे दहाड़ने लगे और अव्यवस्थित रूप से रोने लगे। चंद्रमा देव क्षेत्र। म्यू जुआनयिन और म्यू बिंगयुन के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव उभर आया। आइस फीनिक्स क्षेत्र के सभी लोग आश्चर्यचकित लग रहे थे, क्योंकि वे एकटक आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चंद्रमा देव क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 महान राजा क्षेत्रों में से एक, ऊपरी सितारा क्षेत्रों से ऊपर का एक क्षेत्र था। ये संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर शासन करने वाला राजा क्षेत्र था।
मून गॉड क्षेत्र एक शक्तिशाली राजा क्षेत्र अपने दूत को स्नोसॉर्म क्षेत्र, जो कि एकमात्र मध्य सितारा क्षेत्र है, का दौरा करने के लिए क्यों भेजेगा? स्नोसॉर्म क्षेत्र के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। चंद्रदेव क्षेत्र के लोग हाल ही में बहुत सी अजीब चीजें घटित हो रही हैं। भले ही वह किसी राजा के राज्य का दूत ही क्यों न हो, उससे निकलने वाली आभा अभी भी भयानक और अतुलनीय थी। आभा में एक राजा क्षेत्र के प्राणी की उदात्तता थी, लेकिन फिर भी कोई शत्रुता नहीं थी। अजीब महसूस होने के बावजूद म्यू जुआनिन स्थिर रहा। बिंगयुन, जाओ और देखो वह यहाँ किस लिए आया है। मु बिंगयुन ने आकाश में उड़ने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। उसकी बर्फीली आकृति पलक झपकते ही बहुत दूर तक पहुंच गई। 100 सांसों की छोटी अवधि के बाद चंद्रमा देव क्षेत्र से दूत की आभा अधिक से अधिक दूर हो गई। म्यू बिंगयुन ठंडी हवा के बीच यात्रा करते हुए म्यू जुआनिन के पास लौट आया। उसके हाथ में एक काला जैड था जिस पर पूर्णिमा का चांद बना हुआ था। म्यू जुआनिन की आत्मा की भावना उस पर हावी हो गई। एक निमंत्रण कार्ड। ओह, चंद्रमा देवता क्षेत्र के राजा की भव्य शादी, कितना अजीब। हम एक मध्य सितारा क्षेत्र से प्रतिष्ठित क्षेत्र के राजा की भव्य शादी का निमंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक राजा क्षेत्र, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बड़ी बहन एक दिव्य मास्टर क्षेत्र की अभ्यासी है और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई आपके बारे में जानता है कि उन्होंने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है? म्यू बिंगयुन ने पूछा। मु जुआनिन ने थोड़ी देर तक सोचा, लेकिन अंततः अपना सिर हिलाया। 30 साल पहले जब मैं उस क्षेत्र में पहुंची थी, तब मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला था। म्यू बिंगयुन, इसकी पूरी संभावना है कि न केवल हमें बल्कि सभी मध्य तारा मंडलों को निमंत्रण मिला है। यदि मेरी अटकलें सही हैं, तो निमंत्रण के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है। म्यू बिंगयुन ने हल्के से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने मु जुआनिन के शब्दों से सहमति जताते हुए कहा, निश्चित रूप से यह एकमात्र संभावना हो सकती है। म्यू जुआनिन ने म्यू बिंगयुन के हाथ में काली जेड ले ली। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में अभी भी 27 महीने बाकी हैं, जो लगभग 3 महीने की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। चूंकि मून गॉड रियलम किंग की भव्य शादी की योजना बनाई गई है 30 महीनों के बाद आयोजित होने पर, उस समय जाकर इसमें भाग लेना काफी सुविधाजनक होता है। बाहर एक बर्फ की नाव तेज गति से उनकी ओर आ रही थी और आकाश में यात्रा करते समय सीटी की आवाज कर रही थी। बहुत जल्द म्यू जियाओलिन की उत्साहित आवाज दूर से सुनी जा सकती थी, मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। जरा देखो तो तुम्हारी जियाओलिन एयर कितनी खराब है। उसे नहीं पता कि सम्मान कैसे दिखाया जाए। मेरा वह लड़का बिना अनुमति के मेरे सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है। म्यू जुआनिन ने म्यू बिंगयुन के चेहरे से लेकर उसकी छाती तक धीरे से सहलाते हुए एक आकर्षक मुस्कान दी। मेरी छोटी बहन, मेरे बारे में मत भूलना। युन चे ने मु जुआनिन को पवित्र हॉल के ठीक सामने खड़ा देखा जब वह उस स्थान पर लौट रहा था। उसमें अभी भी वह शीतलता और गरिमा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी दम घोट सकती थी, लेकिन उसकी अत्यधिक शानदार सुंदरता की महिमा असीम बर्फीले क्षेत्र को भी अपनी चमक खोने के लिए पर्याप्त थी। यू चे जल्दी से उसके करीब आया और एक घुटने पर बैठ गया। शिष्य यू चे मास्टर को सम्मान देता है। सौभाग्य से कार्य पूरा हो गया है और किलिन हॉर्न को बिना किसी समस्या के साथ लाया गया है। मु जुआनिन का चेहरा ठंड से ढका हुआ था, उस पर कोई अभिव्यक्ति ही नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आपने न केवल किलिन सीन प्राप्त किया बल्कि मु हन्या को भी मार डाला। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से कठोर और ठंडा स्वर था। आमतौर पर यू चे की दिल की धड़कन डर के कारण जरूर बढ़ जाती होगी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। उसने तुरंत स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया, हाँ। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने मु हन्या को क्यों मारा और इसके बजाय अचानक कहा, शिष्य को खतरे से सुरक्षित रखने के लिए साथ यात्रा करने के लिए शिष्य गुरु का बेहद आभारी है। अब से शिष्य निश्चित रूप से गुरु के प्रति अधिक आज्ञाकारी होगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन की आंखें धीरे धीरे उदास हो गईं। मैंने तुम्हारे साथ यात्रा की, ये किस तरह का मजाक है? उसके बारे में यू चे ने अपना सिर उठाया और अपनी बिना आस्तीन की दाहिनी बांह की ओर देखा। उन्होंने अपनी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, संप्रदाय की ओर वापस यात्रा पर इस शिष्य को अचानक एक बात याद आई। वर्तमान में शिष्य ने जो आइस फीनिक्स वस्त्र पहना है वह मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। उस पर भी वही आइस फीनिक्स पैटर्न था मास्टर द्वारा पहने गए वस्त्र के रूप में। इसलिए यहाँ तक कि संप्रदाय में सर्वोच्च रैंक वाले बुजुर्ग हुआंजी भी आइस फीनिक्स पैटर्न वाली आस्तीन को फाड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिरकार यह मास्टर का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए ठंडी हवा का एक झोंका हल्की सीसीटी की आवाज के साथ उनके पास से गुजरा।
इसके तुरंत बाद काफी देर तक उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। म्यू जुआनैन ने मुंह फेर लिया और धीमी और ठंडी आवाज में कहा, चियर मास्टर, तुम्हें अब फिर से एक चीज सिखाएंगे। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता होगा कि कब मूर्ख होने का दिखावा करना है। बर्फ जैसी ठंडी आवाज में एक नग्न और भयानक हत्या का इरादा था। हाँ, शिष्य गुरु की शिक्षा का ध्यान पूर्वक पालन करेगा। युन चे ने तुरंत सिर हिलाया, फिर अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को झुकाया। शिष्य ने गुरु की चिंता के लिए अपना आभार व्यक्त किया। गुरु ने किसी को गुप्त रूप से शिष्य की रक्षा करने दी, जिससे उसकी यात्रा सुचारू रूप से चलना संभव हो सके। म्यू जुआनैन ~@%। फिर से हवा के कई झोंके गुजरे। उनके द्वारा उत्पन्न सीटी की आवाज ने अचानक से दोनों के बीच अजीब अजीबता को प्रकट कर दिया। काफी देर तक चुप रहने के कारण म्यू जुआनैन का पूरा शरीर ठंडक से भर रहा था। कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति की पीठ पर नजर डालने के बाद युनचे ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, गुरुजी, शिष्य ने यहाँ पहुँचने के ठीक बाद उस ध्वनि संचरण को सुना था। क्या वह व्यक्ति वास्तव में चंद्रमा भगवान का दूत है? क्षेत्र। आखिरकार म्यू जुआनैन ने पलट कर देखा, लेकिन उसकी आंखें उसकी ओर नहीं देख रही थी। उसकी सर्द निगाहें क्षितिज पर केंद्रित थी। उठो। युनचे समझदारी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस पर आप स्वयं गौर करें। म्यू जुआनैन ने मून गॉड दायरे के दूत द्वारा दी गई काली जेड को युनचे की दिशा में फेंक दिया। युनचे ने जेड को पकड़ लिया और उसकी गहरी आभा उस पर छा गई। चंद्रमा देव क्षेत्र। क्षेत्र राजा। भव्य शादी। 30 महीने बाद युनचे ने अपना सिर उठाया तो यह एक निमंत्रण कार्ड है और काफी अप्रत्याशित रूप से मून गॉड दायरे के राजा की भव्य शादी के लिए। राजा क्षेत्र का राजा प्रारंभिक अराजकता के चरम पर था। वे असीमित ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर के अस्तित्व थे। युनचे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा व्यक्ति कितना डरावना होगा। राजा क्षेत्र के राजा का भव्य विवाह निश्चित रूप से पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। संपूर्ण देवलोक में भी इसे एक महान घटना माना जा सकता है। लेकिन क्या एक राजा क्षेत्र के राजा की शादी में मध्य सितारा क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करना थोड़ा दूर की कौड़ी नहीं थी? हालांकि युनचे अपने दिल में ऐसा सोच रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपने विचारों को व्यक्त कर सके। क्या आप यह नहीं सोच रहे हैं कि हम मध्य तारा क्षेत्र के लोगों को एक राजा क्षेत्र के प्रतिष्ठित राजा के भव्य विवाह में क्यों आमंत्रित किया जाएगा? युनचे ने जल्दी से अपना सिर हिलाने से पहले सिर हिलाया। नहीं नहीं, शिष्य के पास ऐसा कोई विचार नहीं है। भले ही यह एक राजा क्षेत्र है, मास्टर की शक्ति को देखते हुए ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें निमंत्रण मिला। क्या आप किसी घोटाले के बारे में सुनना चाहते हैं? म्यू जुआनैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चंद्रमा देव क्षेत्र के क्षेत्र राजा से संबंधित एक घोटाला। कांड। एक राजा क्षेत्र के क्षेत्र राजा का घोटाला। क्या इतने महान अस्तित्व में कोई घोटाला होना संभव था? म्यू जुआनैन की आंखें ठंडे सितारों की तरह लग रही थी। जैसा कि उन्होंने बताया, चंद्रमा देवता दायरे के राजा बहुत लंबे समय से इस पद पर हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ उनकी कई संतानें हैं, लेकिन उनकी अभी भी कभी कोई कानूनी पत्नी नहीं रही है। युनचे ने पूरी समझ में सिर हिलाया। मून गॉड रिल्म किंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता के चरम पर था। जरूरी नहीं कि उनकी पत्नी का दर्जा भी उनके जैसा ही हो, लेकिन अंतर कम से कम बहुत बड़ा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि चंद्रदेव क्षेत्र राजा की सर्वोच्च स्थिति को देखते हुए ऐसी महिला को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। दर्जनों साल पहले यह अफवाह अचानक से फैल गई कि मून गॉड रियलम राजा की शादी होने वाली है। बाद में यह अफवाह हकीकत में बदल गई क्योंकि मून गॉड रियलम ने निमंत्रण कार्ड भेजना शुरू कर दिया। देव क्षेत्र के सभी राजाओं को क्षेत्र राजा के भव्य विवाह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का आदेश। दर्जनों साल पहले युनचे स्तब्ध रह गया। अगर उन्होंने दर्जनों साल पहले शादी की घोषणा की थी और निमंत्रण कार्ड भी भेजे थे, तो वे फिर से ये सब क्यों कर रहे हैं? ये तभी हुआ जब देव क्षेत्र में सभी को उस व्यक्ति के बारे में पता चला जो चंद्रमा देवता क्षेत्र के राजा की पत्नी बनने जा रही थी। वह वास्तव में एक महिला है जिसके पास दिव्य स्टेनलेस शरीर है। जयकार। क्या आपने इस दिव्य के बारे में सुना है? शरीर पहले, म्यू जुआनैन ने पूछते हुए युनचे की ओर तिरछी नजर से देखा। उसने अपना सिर हिलाया। चंद्रमा देवता क्षेत्र के राजा द्वारा उसे अपनी कानूनी पत्नी के रूप में चुना जाना और उसे इसके बारे में जानकारी फैलाना चाहा, जैसे कि वह अपनी उपलब्धि दिखा रहा हो। ये दिव्य स्टेनलेस शरीर एक अत्यंत अद्भुत काया होना चाहिए। ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था। उस समय चंद्रमा देव क्षेत्र के राजा का निश्चित रूप से दिखावा करने का इरादा था।
आखिरकार दिव्य स्टेनलेस शरीर 1 लाख वर्षों से भी अधिक समय से ईश्वर क्षेत्र में प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मून गॉड रियलिम किंग इतना खजाना लेने के बाद दिखावा नहीं करना चाहेगा, मु जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या आप मौलिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं? म्यू जुआनिन ने अचानक पूछा। यून चे ने सिर हिलाया। शिष्य इसके बारे में जानता है। आदिम ऊर्जा आदिम अराजकता की सबसे आदिम और सबसे मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये प्राचीन देवताओं के पास मौजूद शक्ति का मूल भी है। सही। यह महसूस करते हुए कि यह थोड़ा अप्रत्याशित था कि युचे, जो निचले क्षेत्र में पैदा हुआ था, मौलिक ऊर्जा के बारे में जानता था, म्यू जुआनिन ने एक पल के लिए उसे संकुचित आंखों से देखा। फिर उन्होंने आगे कहा, प्राचीन देवताओं और शैतानों की अकल्पनीय ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण आदिम दुनिया की शुरुआत में, आदिम अराजकता की शुरुआत में उनका जन्म था। सबसे शुद्ध और घनीभूत मौलिक ऊर्जा के बीच पैदा होने के बाद वे थे वर्तमान में विलुप्त हो चुकी सच्ची ईश्वरीय शक्ति और सच्ची ईश्वरीय काया पाने में सक्षम। जब देवता और शैतान विलुप्त हो गए तो दुनिया ने कभी भी सच्चे भगवान की उपस्थिति नहीं देखी। इस तरह के बदलाव का कारण कोई और नहीं बल्कि यह तथ्य है कि मौलिक ऊर्जा दिन ब दिन अधिक दुर्लभ और अशांत होती जा रही है। ये केवल प्राकृतिक है। सच्चे देवताओं का युग प्राइमल कैस्ट क्षेत्र में फिर से नहीं आएगा। लेकिन यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ हो गया है, आदिकालीन अराजकता की विशालता को देखते हुए अभी भी शुद्ध मौलिक ऊर्जा के कुछ टुकड़े मौजूद हैं। ये शुद्ध ऊर्जा एक नवजात शिशु की आभा से आकर्षित होती है, जिसे सबसे शुद्ध जीवन रूप माना जा सकता है। इसलिए यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति अपने जन्म के बाद 100 सांसों के भीतर शुद्ध मौलिक ऊर्जा के संपर्क में आ सकता है, तो शुद्ध मौलिक ऊर्जा की किरणें उनके शरीर के साथ विलीन हो जाएंगी और उनके शरीर को दिव्य स्टेनलेस शरीर में बदल देंगी। तो ऐसा ही है। युन चे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे दिव्य शरीर कहा गया। ये वास्तव में शुद्धतम मौलिक ऊर्जा से बनी एक काया थी जो प्राचीन युग में सच्चे देवताओं के जन्म के पीछे की शक्ति थी। उस स्थिति में यदि कोई पहले से ही शुद्ध मौलिक ऊर्जा के स्थान को समझ सकता है और ढूंढ सकता है और उसके आसपास एक बच्चे को जन्म दे सकता है, तो क्या दिव्य स्टेनलेस शरीर का निर्माण उसी तरह नहीं किया जा सकता है? क्या हास्यास्पद विचार है, मु जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। शुद्ध मौलिक सार की मात्रा पहले से ही वर्तमान प्राइमल कैस्ट क्षेत्र में सबसे नीचे पहुंच गई है, तो एक नश्वर शरीर उच्चतम स्तर की शक्ति को कैसे महसूस कर सकता है जो कि प्राइमरियल ऊर्जा है? यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड दायरे के ड्रैगन सम्राट, जिसे हर कोई आदिम अराजकता में सबसे मजबूत प्राणी के रूप में पहचानता है, आदिम ऊर्जा के अस्तित्व को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ है। शुद्ध आदिम ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैं देख रहा हूँ। युन चे को अचानक अतीत में जैस्मिन द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए, जब वह बुद्ध के महान मार्ग में सफलता प्राप्त कर रहा था। उसने कहा था कि यदि वह 10वें चरण तक इसका अभ्यास कर सके तो वह अब स्वर्ग और पृथ्वी की किसी सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं बल्कि मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। हालांकि उसने उसे ये भी बताया कि उसके बड़े भाई ने भी बुद्ध के महान मार्ग के 6ठे चरण तक ही अभ्यास किया था, जो एक इंसान की क्षमता की अंतिम सीमा थी। इसलिए मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होना एक सैद्धांतिक अवधारणा से ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार दिव्य स्टेनलेस शरीर की उपस्थिति हमेशा स्वर्ग पर निर्भर रही है। विशाल ईश्वर क्षेत्र में ऐसा शरीर अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर प्रकट होता है और समय बीतने के साथ दुर्लभता लगातार बढ़ रही है। प्रारंभ में एक दिव्य ईश्वरीय क्षेत्र में स्टेनलेस बॉडी 10,000 वर्षों में एक बार प्रकट होती थी, लेकिन बाद में यह आवृत्ति हजारों वर्षों में एक बार हो गई। चंद्रदेव क्षेत्र के राजा जिस महिला से विवाह करने जा रहे हैं, उससे पहले दिव्य स्टेनलेस शरीर पूरे 1,50,000 वर्षों तक ईश्वर क्षेत्र में प्रकट नहीं हुआ था। यह मूल रूप से एक स्वर्ग प्रदत्त खजाना है, यहाँ तक कि किसी महान व्यक्ति के लिए भी चंद्रमा देव क्षेत्र के राजा के रूप में। हालांकि उनका जन्म स्थान सामान्य है, लेकिन ये जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होगा कि चंद्रमा देवता क्षेत्र के राजा ने उन्हें अपनी कानूनी पत्नी के रूप में चुना है। काफी संभावना है, यहाँ तक कि अन्य राजा क्षेत्रों के राजा भी होंगे। उससे ईर्ष्या महसूस हो रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये दिव्य स्टेनलेस शरीर बेहद शक्तिशाली है? ऐसी काया वाले व्यक्ति के पास दूसरों से कहीं बेहतर प्रतिभा होती है या? यू चे ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली। ये दोहरी साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। इनमें से कोई नहीं। स्टेनलेस बॉडी वाले को अपने शरीर में बहुत अधिक बदलाव का अनुभव नहीं होगा और यह अभ्यास करने में भी सहायता नहीं करता है, लेकिन ये किसी के जीवन काल को काफी हद तक बढ़ा देता है।
जहां तक दोहरी साधना की बात है तो यह और भी बेकार है वह पहलू। युन चेमू जुआनिन के उत्तर से अवाक रह गया। आदिम ऊर्जा स्तर की शक्ति को महसूस करना भी संभव नहीं है, तो एक सामान्य व्यक्ति का शरीर इसे कैसे अवशोषित कर सकता है। मु जुआनिन ने अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। केवल महिलाएं ही दिव्य स्टेनलेस शरीर पा सकती हैं। हालांकि आदिम ऊर्जा को दूसरों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसे शरीर के भीतर जन्म लेने वाला शिशु उसी क्षण से शुद्ध मौलिक ऊर्जा के साथ अस्तित्व में रहेगा। भले ही इसकी क्षमता उन देवताओं से तुलनीय नहीं होगी जो आदिम अराजकता की शुरुआत में आदिम ऊर्जा के बीच पैदा हुए थे, इसकी काया की अंतर्निहित प्रकृति उनके समान होगी। यहाँ सुनते हुए युन चे ने तुरंत एहसास में कहा, दूसरे शब्दों में दिव्य स्टेनलेस शरीर वाली महिला से पैदा हुए वंशज के पास बेहद उच्च प्रतिभा होगी। इसमें और भी बहुत कुछ है, मु जुआनिन ने कहा। भले ही ये केवल एक हल्की सी किरण हो, अंत में यह अभी भी शुद्ध मौलिक ऊर्जा है। चूंकि शिशु अपने जन्म तक गर्भ में रहेगा, उसकी जीवन शक्ति, शरीर और गहन शिरोबिंदु ये सभी आभा से प्रभावित होंगे। इसमें न केवल अत्यंत उच्च प्रतिभा होगी, बल्कि इसकी एक भिन्न काया या यहाँ तक कि पहले से ही विलुप्त हो चुकी भिन्न काया होने की भी बहुत संभावना है। ये पूरी प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही होगी जैसे अतीत में आदिम ऊर्जा से सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां और दिव्य शरीर पैदा हुए थे। संस्करण, शारीरिक बनावट। युन चे ने जो शब्द सुने वे उसकी समझ से परे थे। जन्म लेने वाले वंशजों की पहली पीढ़ी में विशेष रूप से आश्चर्यजनक प्रतिभा और काया होगी। हालांकि मौलिक ऊर्जा के नुकसान के बाद हर पीढ़ी के बाद इसकी मात्रा लगातार कम होती जाएगी, लेकिन वे वंशज अभी भी सामान्य लोगों के लिए अतुलनीय होंगे। म्यू जुआनिन ने यू चे पर नजर डाली और उसने एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास के अनुसार दिव्य स्टेनलेस शरीर वाली महिला से पैदा हुए पहले वंशज, जब तक कि अप्रत्याशित समय से पहले मौत न हो जाए, अंततः सभी पहुंच जाएंगे दिव्य स्वामी क्षेत्र। उनमें से आधे ने ऐसी ताकत भी प्राप्त की जो किसी भी तरह से राजा क्षेत्र के राजा से कमतर नहीं थी। अब तक कोई अपवाद नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं अभी भी चौंका हुआ था। वह अब स्पष्ट रूप से समझ गया कि राजा अपनी पत्नी को दिखावा क्यों देना चाहता था। इसके अलावा ऐसा शरीर 1,50,000 वर्षों की अत्यधिक लंबी अवधि के बाद केवल एक बार प्रकट हुआ था। इस दिव्य शरीर की दुर्लभता को तब आसानी से देखा जा सकता है जब यह विचार किया जाए कि विशाल ईश्वर क्षेत्र का इतिहास 10 लाख वर्ष का भी नहीं है। फिर बाद में यह एक घोटाला क्यों बन गया? युन चे को अब तक कारण का कुछ अंदाजा हो गया था। चूंकि इसे एक घोटाले के रूप में लेबल किया गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उद्धरण चिन्ह दिव्य स्टेनलेस शरीर वाली उस महिला के बारे में अफवाह है कि उसका जन्म पूर्वी दिव्य क्षेत्र की परिधि में एक निचले सितारा क्षेत्र में हुआ था। उसका असली नाम कोई नहीं जानता। जब उसने मून गॉड क्षेत्र में प्रवेश किया, क्षेत्र के राजा ने व्यक्तिगत रूप से उससे यू वगो का नाम दिया। उस समय जब विवाह होने वाला था, चंद्रमा देवता क्षेत्र ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी राजा क्षेत्रों, ऊपरी तारा क्षेत्रों और यहाँ तक कि अन्य दिव्य क्षेत्रों के राजा क्षेत्रों को निमंत्रण कार्ड भेजे थे। पूरी योजना बनाई गई थी अतुलनीय रूप से भव्य पैमाने पर। पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कई बार विवाह की घोषणा करने के लिए बहुत तेज और सुरीली आवाजों का इस्तेमाल किया गया। उस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कोई भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि चंद्रमा देव क्षेत्र का राजा होगा दिव्य स्टेनलेस शरीर वाली एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में लेना। हालांकि भव्य विवाह से 10 दिन से भी कम समय पहले, जब बड़ी संख्या में ऊपरी तारा लोकों के राजा पहले से ही चंद्रमा देव क्षेत्र में आ गए थे, यू वगो ने व्यक्तिगत रूप से अपने जैविक माता पिता को चंद्रमा पर लाने के लिए जोर दिया था ईश्वर क्षेत्र। हालांकि रास्ते में वह एक अप्रत्याशित दुर्घटना का शिकार हो गई और उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त सभी लोगों की जान चली गई। बाद में केवल उनकी लाशें ही खोजी जा सकी, लेकिन यू वगो कहीं नहीं मिला। युन चे ने हल्की सी चीख निकाली। अभी भी कोई था जो चंद्रमा देव क्षेत्र को अपमानित करने का इतना दुस्साहस कर रहा था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि चंद्रमा देवता क्षेत्र का राजा क्रोधित हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उन गार्डों की लाशों पर कोई सुराग नहीं ढूंढ सका जो इतनी दुखद तरीके से मर गए थे। यहाँ तक कि चंद्रमा भगवान क्षेत्र की महान शक्ति के साथ भी वे थे ऐसी किसी भी चीज का पता लगाने में असमर्थ जो ये संकेत दे सके कि किस प्रकार की शक्ति ने उन्हें मार डाला। यू वगो का ट्रैक खो जाने के बाद राजा ने उसे हर जगह खोजने के लिए कई लोगों को भेजा, इससे पहले कि उसने अंततः आशा छोड़ दी। इसने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा दायरे के राजा की भव्य शादी बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। मून गॉड दायरे बहुत क्रोधित थे और उन्हें दुर्घटना के पीछे मास्टरमाइंड होने के लिए सीधे तौर पर स्टार गॉड दायरे को बुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा।
ये केवल स्टार गॉड क्षेत्र ही था जो ऐसा काम कर सकता था, क्योंकि उनकी मून गॉड क्षेत्र के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी। ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर स्टार गॉड रियलम ने यू वगो की हत्या करने के लिए लोगों को भेजा था। इस मामले में अत्यधिक अहंकारी और लापरवाह होने के लिए केवल मून गॉड रियलम किंग को दोषी ठहराया जा सकता है, मू जुआनयन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वही ये भी मानती थी कि गार्डो की हत्या और यू वगो के लापता होने के पीछे स्टार गॉड रियलम का हाथ था। लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा एक त्रासदी माना जा सकता है। यह इतना अच्छा नहीं है कि इसे मजाक भी कहा जाए। इस तरह की किसी चीज को घोटाला कैसे कहा जा सकता है? यूं चे ने हैरान होकर कहा, क्योंकि सभी ने सोचा कि यू वगो की इस घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, वह 7 साल की अवधि के बाद अकेले ही मून गॉड दायरे में लौट आई। बस इतना ही। म्यू जुआनयन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। हालांकि वह पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ थी। जब वह लौटी तो उसके महत्वपूर्ण इनकी आभा गायब हो गई थी। दिव्य स्टेनलेस शरीर की विशिष्ट अत्यंत शुद्ध आभा भी गायब हो गई थी, 20% से भी कम कमजोर हो गई। उसके लापता होने का कारण स्वयं स्पष्ट था। न केवल उसकी महत्वपूर्ण यिन छीन ली गई थी, बल्कि उसने संभवतः कम से कम कुछ बच्चों को भी जन्म दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात है, ये सचमुच वैसा ही निकला। मून गॉड दायरे के राजा ने इतने सारे विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया और अपनी शादी की घोषणा से पूरे गॉड दायरे को हिलाकर रख दिया। और फिर भी जिस महिला को वह अपनी पत्नी के रूप में लेने जा रहा था, उसे न केवल किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसने बच्चे को भी जन्म दिया। अपने बच्चों को। शक्तिशाली मून गॉड दायरे का राजा, प्रारंभिक अराजकता के शिखर पर एक प्राणी, दुनिया का सबसे भयानक व्यक्ति, वास्तव में व्यभिचारी था। इस तरह के अपमान का सामना करने के बजाय मून गॉड रियलम किंग ने यू वगो को सीधे मरना पसंद किया होता। कौन वह आदमी है? युन चे ने चौड़ी आंखों से पूछा। मून गॉड रियलम किंग उस व्यक्ति की पहचान जानने के लिए आपसे अधिक उत्सुक है। हालांकि काफी दिलचस्प बात यह है कि यू वगो उसके बारे में बताने के बजाय मरने को तैयार था, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण है मून गॉड रियलम उसे ढूंढने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी ओर से पता लगाने के लिए कोई आभा उत्सर्जित नहीं हुई थी। हालांकि वह सौभाग्य से दुर्घटना से बच गई, लेकिन उसके शरीर को भारी चोटें आईं, जिससे उसके लापता होने के 7 वर्षों में पूरी ताकत खत्म हो गई। उसने चंद्र देवता क्षेत्र में लौटने की पहल केवल इसलिए की क्योंकि उसकी गहन शक्ति अचानक वापस आ गई थी और उसे डर था कि चंद्रमा देवता क्षेत्र द्वारा उसके स्थान की खोज कर ली जाएगी। दूसरे शब्दों में, वो मूल रूप से उस आदमी की रक्षा के लिए लौटी थी। ओह, और उन बच्चों की? युन चे ने स्थिति की विषमता को महसूस करते हुए कहा। क्या तुम सच में हो? वास्तव में वह आदमी कौन है? न केवल मून गॉड रियलम किंग को उसके द्वारा धोखा दिया गया, बल्कि उसने यू वगो को भी उसकी रक्षा के लिए ऐसे खतरे का सामना करने के लिए मजबूर किया। वह उसके बारे में बताने के बजाय मरने को तैयार थी। वह आदमी बहुत बढ़िया चौध रहा है। सही है। भले ही चंद्रमा देव क्षेत्र का राजा बेहद गुस्से में था, फिर भी उसने अपने पूर्व स्नेही रिश्ते के बारे में सोचते हुए उसकी जान बख्श दी। फिर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया और जब तक वह उसे उस आदमी के बारे में नहीं बताती, वह फिर कभी उसकी रोशनी नहीं देख पाएगी। ऐसा लगता है कि यही यू वगो काफी भावुक और अडिग महिला है। यूं चे ने अंदर ही अंदर आह भरी। यू वगो की वापसी और उसके महत्वपूर्ण यिन को खोने का मामला वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे किसी भी कीमत पर दूसरों को जानने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन किसी कारण से ये जानकारी बहुत पहले ही बाहरी दुनिया में फैल गई। इस तरह का घोटाला स्वाभाविक रूप से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और तेजी से फैलेगा। उसकी वापसी के 3 महीनों के भीतर अन्य दिव्य क्षेत्रों में भी लगभग सभी को इस मामले के बारे में पता था। बाद में चंद्रमा देव क्षेत्र और स्टार गॉड रियलम ने सार्वजनिक रूप से और गुप्त रूप से उनके बीच एक निरंतर कड़वी लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि मून गॉड रियलम किंग फिर कभी दूसरों के सामने नहीं आए। पूरी कहानी जानने के बाद युन चे को वास्तव में चंद्रमा देवता दायरे के राजा के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। उसे एक ऐसी महिला मिली जिसके पास दिव्य स्टेनलेस शरीर था और उसने पूरे उत्साह से दुनिया को घोषणा की कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में ले रहा है। शादी की योजना इतने बड़े पैमाने पर बनाई गई थी, लेकिन अंत में उसे बेरहमी से धोखा दिया गया। इसके अलावा यू वगो उस आदमी के लिए हमेशा अंधेरे में रहने को तैयार था जिसने उसे धोखा दिया था।
किसी भी मनुष्य के लिए ऐसी अत्यंत अपमानजनक बात को सहन करना बिल्कुल असंभव था। प्रतिष्ठित मून गॉड दायरे के राजा के बारे में कुछ भी नहीं कहना। एक राजा क्षेत्र के राजा के रूप में जिसने कुछ इतना निंदनीय अनुभव किया था, वह आमतौर पर किसी को अपनी पत्नी के रूप में लेने के मामले को सामने लाने से पहले कई हजार साल से लेकर 10,000 साल तक इंतजार करेगा। भले ही वह पाने की योजना बना रहा हो विवाहित है, तो वह विवाह समारोह को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं करेगा। अन्यथा यह उसके पुराने दागों को उजागर करने और सक्रिय रूप से दूसरों को अतीत के उसके घोटाले को याद दिलाने जैसा होगा। लेकिन उनकी भव्य शादी को केवल 30 साल ही बीते हैं। काफी हद तक लोग इस घटना के बारे में जरा भी नहीं भूले हैं। इसलिए मून गॉड रियलम के लिए एक बार फिर से शादी के निमंत्रण कार्ड भेजना अजीब लगता है। मू जुआनिन ने युनचे के हाथ से काली जैड वापस ले ली। चियर, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? युनचे ने तुरंत जवाब दिया, बिना सोचे समझे। एक पुरुष के दृष्टिकोण से कहें तो मून गॉड दायरे के राजा को एक अत्यंत असाधारण महिला की तलाश के कारण ऐसा करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से हुए अपमान को दूर करने में उसकी मदद कर सके। उद्धरण चिन्ह। उस समय जब चंद्रमा देव क्षेत्र ने निमंत्रण कार्ड भेजे थे तो ये राजा क्षेत्र और ऊपरी सितारा क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन इस बार यहाँ तक कि हम एक मध्य सितारा क्षेत्र से निमंत्रण कार्ड प्राप्त कर चुके हैं, म्यू जुआनिन ने उदासीनता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट करने से पहले थोड़ा सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस महिला से इस बार शादी करने जा रहा है उसके पास इतना व्यापक पहलू है जो यू विगो से भी आगे निकल जाता है, जिसके पास दिव्य स्टेनलेस था शरीर। इसलिए वह सभी को ये बताने के लिए पिछली बार से अधिक तैयारी कर रहा था कि ये वास्तव में उसके लिए सौभाग्यशाली था कि उसने यू विगो को अपनी पत्नी के रूप में नहीं लिया। यही एकमात्र कारण हो सकता है, मू जुआनिन ने काली जैड को दूर रखते हुए कहा। मास्टर वास्तव में जानना चाहता है कि वह किस तरह की असाधारण महिला है जो चंद्रमा को भगवान क्षेत्र का राजा बनाती है, जिसने अतीत में इस तरह की शर्मिंदगी का अनुभव किया है। वह इस तरह अपनी शादी का दिखावा करना और घोषणा करना चाहती है। हालांकि ऐसा लगता है कि चंद्रमा भगवान क्षेत्र का राजा है। किंग इस बार समझदारी से काम ले रहे हैं, क्योंकि निमंत्रण कार्ड मिलने से पहले हमने उनके दोबारा शादी करने के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। उन्होंने कार्ड पर महिला के नाम का भी जिक्र नहीं किया था। युनचे ने मन ही मन सोचा, अवश्य वह करेगा। इससे पहले अपनी भावी पत्नी का अहंकार पूर्वक दिखावा करने के कारण यू विगो किसी और के निशाने पर आ गया था। अंततः न केवल उन्हें दिव्य स्टेनलेस शरीर प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि व्यभिचारी पति भी मिला जो उनके लिए जीवन भर का अपमान बन गया। अब जब उसे एक ऐसी महिला मिल गई है जो उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना संभव बना सकती है, तो स्वाभाविक रूप से वह उसी चीज को दोहराने नहीं देगा। वह निश्चित रूप से उसकी पहचान का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन इसे छिपाए रखने के लिए सभी प्रयास करेगा। यदि चंद्रमा देवता क्षेत्र राजा सावधानी से तैयारी करते हैं, तो दूसरों को केवल भव्य विवाह के दिन ही पता चलेगा कि महिला कौन है। उद्धरण चिन्ह। इस पर विचार करते हुए कि कैसे दिव्य स्टेनलेस शरीर पूरे 1,50,000 वर्षों की अवधि के बाद प्रकट हुआ और चंद्रमा देव क्षेत्र के राजा जैसे महान व्यक्ति को भी खुशी से पागल कर सकता है, शिष्य ने सोचा कि यह ईश्वर क्षेत्र में सबसे शीर्ष अस्तित्व होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि अभी भी एक दिव्य शरीर अस्तित्व में है जिसमें दिव्य स्टेनलेस शरीर की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक प्रतिभा है, युचे ने आश्चर्य से कहा। म्यू जुआनिन को देख रही उसकी आंखों में उसे इसके बारे में बताने की इच्छा थी। हालांकि म्यू जुआनिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, द डिवाइन स्टेनलेस बॉडी निश्चित रूप से ईश्वर क्षेत्र में सबसे शीर्ष प्रतिभा वाली काया है। मास्टर ने भी ऐसी काया के बारे में कभी नहीं सुना है जो प्रतिभा में दिव्य स्टेनलेस शरीर को पार कर सके। ऐसा लगभग कोई भी शरीर नहीं है जिसमें इसके समान स्तर की प्रतिभा हो। आखिरकार दिव्य स्टेनलेस शरीर एक ऐसी काया है जो प्राइमल कैस्ट प्राइमेडियल ऊर्जा में सर्वोच्च स्तरीय शक्ति के आशीर्वाद से बनी है। अपने शब्दों के आधे हिस्से में युनचे ने स्वयं इस संभावना से इनकार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ताकत थी या स्थिति, चंद्रमा देव क्षेत्र राजा पहले से ही ईश्वर क्षेत्र के चरम पर था। दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं थी जो ये दावा करने की हकदार हो कि उसने उससे शादी की है। मू जुआनिन के चेहरे पर एक ठंडा और उदास भाव था, क्योंकि वह अपने दिल में भी संदिग्ध महसूस कर रही थी। अचानक उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई, जैसे उसने कुछ सोचा हो। स्नो ग्लेज्ड ग्लास का दिल। कुछ ही देर में उसने इस विचार को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। ये बिल्कुल असंभव था
स्नो ग्लेज्ड ग्लास का हृदय इतना दुर्लभ था कि लाखों वर्षों में एक बार भी इसका प्रकट होना कठिन था, यहाँ तक कि देवताओं के युग में भी। वह दिवंगत पूर्वज जिसने शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का निर्माण किया, उसे स्वर्ग द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार होना चाहिए। ऐसे चमत्कार का दोबारा प्रकट होना मूलतः असंभव था और हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास का नाम अब केवल प्राचीन अभिलेखों और यादों में ही मौजूद था। हालांकि विवरण अज्ञात है, हम स्वाभाविक रूप से आपसे 30 महीने बाद सच्चाई का पता लगा लेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ह्यूगो निश्चित रूप से जल्द ही अपना जीवन खो देगी। यहाँ तक कि उस आदमी और उनके बच्चों की पहचान और स्थान का भी खुलासा हो सकता है। वहाँ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका एक अतुलनीय दुखद अंत होगा, मु जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। यूं चे एक पल के लिए चौंका, लेकिन तुरंत ही उसे उसके शब्दों का मतलब समझ आ गया। मास्टर का मतलब है कि उसकी आत्मा की जबरन तलाशी ली जाएगी। दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक अभ्यासी की आत्मा की खोज करना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक कठिन है और परिणाम उतना ही क्रूर होगा। भले ही चंद्रमा देव क्षेत्र राजा व्यक्तिगत रूप से उसकी आत्मा की जबरन खोज करे, सफलता की संभावना कम है 30%। परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे वह सफल हो या असफल, ह्यूगो निश्चित रूप से मृत्यु से नहीं बच पाएगा। हो सकता है कि उसने उसके प्रति अपने पिछले स्नेह के बारे में सोचकर उसकी जान बचा ली हो, लेकिन एक अन्य महिला को अपनी पत्नी के रूप में लेने का फैसला करने के बाद कोई कारण नहीं है उसे जीवित रखने के लिए छोड़ दिया गया। यदि ह्यूगो को पहले से जानकारी मिल जाती तो वह संभवतः अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनती। ये भी संभव है कि वह पहले ही ऐसा कर चुकी हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने मन ही मन आह भरी। महिलाओं के प्रति अपनी समझ के साथ उनका मानना था कि ह्यूगो अभी भी जीवित थी, भले ही वह जानती थी कि उसके लिए दिन की रोशनी को फिर से देखना असंभव था और उससे भी अधिक उस आदमी और उनके बच्चों को देखना असंभव था। वह पूरी तरह से समझ सकती है कि उसके जीवित रहने से केवल उनके लिए जोखिम बढ़ेगा, लेकिन उस आदमी और उनके बच्चों के लिए उसकी चिंता की भावनाएं, जो उसके दिल की गहराई में सबसे कोमल हिस्से में मौजूद है, उसे जीवन से हार मानने में असमर्थ बना देंगी। वह सहज और अनियंत्रित रूप से एक चमत्कार होने की आशा करेगी और उनके साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होगी, भले ही वह अच्छी तरह जानती थी कि यह एक असाधारण आशा थी। आखिरकार उसकी गहरी भावनाओं का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे वह उस व्यक्ति को चंद्रमा देव क्षेत्र के राजा के सामने प्रकट करने के बजाय मरने को तैयार थी। वैसे भी ऐसा मामला हमसे बिल्कुल असंबंधित है। मु जुआनिन ने अपना स्वर बदल दिया। मास्टर ने आपसे इन मामलों के बारे में बात की ताकि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझ सकें। इस घोटाले ने चंद्रमा भगवान क्षेत्र के राजा को सिर्फ हंसी का पात्र नहीं बनाया। घटना का सबसे बड़ा प्रभाव वास्तव में था मून गॉड दायरे और स्टार गॉड दायरे के बीच संबंध। घोटाले के कारण पुराने दुश्मन कट्टर दुश्मन बन गए थे। 30 साल की छोटी सी अवधि में वे पहले से ही कम 10 बार खुले तौर पर और अनगिनत बार गुप्त रूप से कड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं। यदि शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र नियमित रूप से दो पक्षों को रोकने और उनके बीच शांति बनाने के लिए एक कदम नहीं उठाता, तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र ने अब तक की सबसे बड़ी आपदा का अनुभव किया होता। हालांकि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, स्टार गॉड क्षेत्र और मून गॉड क्षेत्र सामान्य सितारा क्षेत्र नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली राजा क्षेत्र थे। यदि दो महान राजा क्षेत्रों के बीच की कड़वी लड़ाई वास्तव में नियंत्रण से बाहर होने की सीमा तक पहुंच गई, तो ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए एक आपदा से कहीं अधिक होगी। यून चे ने ये सोचकर भौहें सिकोड़ ली। उसे कोई चिंता नहीं होगी यदि कोई अन्य सितारा क्षेत्र ऐसा या वैसा कर रहा हो, लेकिन स्टार गॉड क्षेत्र वह स्थान था जहां जैस्मीन थी। स्टार गॉड दायरे और मून गॉड दायरे के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या उनकी स्थिति हमारे स्नो सॉन्ग दायरे और फ्लेम गॉड दायरे के समान है? यूं चे ने पूछा। बेशक नहीं, मु जुआनिन ने उत्तर दिया। वास्तव में हमारे क्षेत्रों के बीच कभी भी बहुत बड़ी नाराजगी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति हमारे शत्रुतापूर्ण रवैये के पीछे सबसे बड़ा कारण बर्फ और आग के विरोधी गुण है। यही कारण है कि हम सहज रूप से अस्वीकृति की भावना महसूस करते हैं। इसके अलावा चूंकि दो क्षेत्र सटे हुए हैं, हमारे बीच निरंतर घर्षण होना अपरिहार्य था। लेकिन इन सब के बावजूद हम कभी भी हद से आगे नहीं बढ़े। 1000 साल पहले हुओ रूली के बेटे को मेरी दुर्घटनावश चोट लगना और फिर बदला लेने के लिए बिंगेयुन के खिलाफ उसकी साजिश, इसे हाल के वर्षों में दोनों क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष माना जा सकता है। स्टार गॉड दायरे और मून गॉड दायरे के बीच द्वेष दोनों लोकों के निर्माण के बाद से ही मौजूद है। दोनों लोकों के संस्थापक पूर्वजों ने एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं रखी और इसलिए द्वेष विरासत में मिला और बाद की पीढ़ियों तक चला गया।
बाद में कुछ समय में उनके बीच दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने तथाकथित द्वेष या उसके कारण की परवाह करना बंद कर दिया और इसके बजाय यह एक प्रथा बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यूं चे ने सिर हिलाया। उसे बात पूरी तरह समझ में आ गई। कई बार मूल द्वेष के कारण नहीं बल्कि एक प्रकार की प्रथा बन जाने के कारण द्वेष पीढ़ियों तक बना रहता है। साफ शब्दों में कहें तो दोनों पक्षों में से कोई भी अपने आत्मसम्मान और गरिमा की खातिर सुलह की पहल करने को तैयार नहीं होगा। यद्यपि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली राजा क्षेत्रों के रूप में उनकी पहचान को देखते हुए उनके लिए एक दूसरे को तोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। अन्यथा इससे केवल दोनों पक्षों की हार और पीड़ा होगी। लेकिन वह 30 साल पहले का घोटाला मून गॉड दायरे के राजा की निचली रेखा को पार कर गया। नतीजतन कई लाख वर्षों की लंबी अवधि के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच यथास्थिति हिल गई। तब से वे अभूतपूर्व रूप से दुखद लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के हस्तक्षेप के लिए नहीं तो पूरी स्थिति निश्चित रूप से और भी बदतर हो गई होती, इतनी भयानक कि इसके बारे में सोचना भी भयानक होगा। इसके बारे में बोलते हुए म्यू जुवानिन ने अचानक यूं चे की ओर देखा, जिस स्वर्गीय वत्स स्टार भगवान की आप तलाश कर रहे हैं, उसकी मां की मृत्यु चंद्रमा भगवान क्षेत्र के हाथों हुई थी। क्या? यून चे अचंभित रह गया। यून चे को पता था कि जैस्मीन की मां मर चुकी थी। जब मामला आकस्मिक रूप से सामने आया तो उसने बहुत नफरत दिखाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, उस शख्स का, वह व्यक्ति, मुझे यह मत बताए कि वह मून गॉड रील्म किन की बात कर रही थी। लेकिन इसकी संभावना नहीं थी, क्योंकि जितने वर्षों तक वह उसके साथ रही, उसने कभी भी मून गॉड क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया था। एक बार जब उसने स्वर्गीय वध देवता से संबंधित कुछ का उल्लेख किया तो यूं चे की विशेष रूप से तीव्र प्रतिक्रिया हुई। म्यू जुवानिन ने उस पर से अपनी नजर हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, स्वर्गीय वध स्टार भगवान की मां ने कुल 2 बच्चों को जन्म दिया है। दूसरे बच्चे को भी एक स्टार भगवान की शक्ति विरासत में मिली और उसे स्वर्गीय नाम दिया गया वुल्फ स्टार गॉड। उस समय यह अफवाह थी कि मून गॉड दायरे के हाथों में पड़ने के बाद दायरे के राजा का उसे मारने का इरादा नहीं था और इसके बजाय वह उसे एक बहुमूल्य कलाकृति के बदले में सौंपना चाहता था, स्टार गॉड रियलम। लेकिन स्टार गॉड रियलम किंग ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यूं चे बाद में स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान ने अपनी मां को बचाने के लिए चंद्रमा भगवान क्षेत्र के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। उस लड़ाई में स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान ने अकेले ही 3 महान दिव्य गुरुओं, 20 दिव्य संप्रभुओं और निम्न साधना स्तर के अनगिनत अन्य चिकित्सकों का वध कर दिया। उसने 2 चंद्रमा देवताओं को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और चंद्रमा देवता क्षेत्र के एक सितारा क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यूं चे सुस्त और स्तब्ध था। बाद में उसकी मां ने अपनी जीवन नस काट ली और मर गई ताकि वह चंद्रमा भगवान क्षेत्र में अपना जीवन न खोए। स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान इस तरह के परिणाम को देखने के लिए दर्द में रोया और अंत में वह जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा, आगे सफलतापूर्वक चंद्रमा देव क्षेत्र से भागने में सफल रहा। हालांकि हेवनली वुल्फ स्टार गॉड अपनी मां को बचाने में असफल रहा, लेकिन युद्ध के बाद उसके नाम ने पूरे गॉड दायरे को हिलाकर रख दिया। उसके नाम की शक्ति एक समय में मून गॉड दायरे के राजा से भी आगे निकल गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसा होगा, मरने वाले पहले स्टार गॉड। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब युन चे ने यहाँ सुना तो वह चौंक गया। उसके दिल में भावनाएं लगातार उमड़ रही थी। उसकी मां ने मून गॉड दायरे में अपनी जान गंवा दी, उसके पिता ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया और उसके बड़े भाई की भी उसके बाद मृत्यु हो गई। क्या यही कारण है कि जैस्मीन अपने पिता से इतनी नफरत करती है? क्या यही कारण है कि वह शक्ति की प्यास में दुष्ट ईश्वर की विरासत को खोजने के लिए दक्षिणी दिव्य क्षेत्र तक जाने में संकोच नहीं करती थी? नतीजतन इसके बजाय मुझे इसे प्राप्त करने में मदद मिल रही है। उस समय हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड के पतन ने भी कुछ समय के लिए सनसनी पैदा कर दी थी। यह अफवाह थी कि पर्दे के पीछे से मून गॉड दायरे के हेरफेर के कारण उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और ये केवल मून गॉड दायरे ही था जो ऐसा कर सकता था। जैस्मीन के खंडित शब्द यूचे के दिमाग में फिर से गूंजने लगे। उसके दिल में एक संदेह उभर आया, उस स्थिति में इसके बजाय उस समय जब उसने सबसे भयानक घृणा प्रदर्शित की जिसका उसने उल्लेख किया, वह वास्तव में एक महिला थी। ऐसा लगता है कि पूरी बात बाहरी लोगों द्वारा बताई गई बातों से कहीं अधिक जटिल थी। बस इतना ही, ये देखते हुए कि मैं कितना कमजोर हूँ, मेरे लिए उसके बोझ का थोड़ा सा हिस्सा भी साझा करना असंभव है। इस बार का गहन ईश्वर सम्मेलन ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र, चंद्रमा देव क्षेत्र और स्टार भगवान क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने जा रहा है।
चूंकि चंद्रमा भगवान क्षेत्र और स्टार भगवान क्षेत्र के नाम है एक ही घटना के लिए उपस्थित हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि सम्मेलन की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए दोनों क्षेत्रों को अस्थायी रूप से अपनी शिकायतों को दूर करना होगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र वह था जिसने इस तरह की स्थापना की सुविधा प्रदान की थी। अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की समग्र शक्ति ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से कम हो सकती है, लेकिन जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र का नेता है। यह एक राजा क्षेत्र है जो निष्पक्ष, परोपकारी और ईमानदार होने के लिए जाना जाता है और इसलिए असंख्य लोगों का सम्मान प्राप्त करता है। युन चे ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र ने अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली गहन चिकित्सकों के लिए प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन को पूरा करने के लिए अनंत स्वर्ग मोती की सारी शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ये बिंदु अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की ईमानदारी और निस्वार्थता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। अन्यथा इटर्नल हेवन पल उन्हें अपने मालिक के रूप में कैसे स्वीकार करता। इसके पहले मालिक शीके आखिरकार सृजन के देवता थे। चूंकि वह एक सृजन ईश्वर था, वह स्वाभाविक रूप से एक धर्मी ईश्वर था। स्वयं के विपरीत, क्योंकि स्काई पॉइजन पल प्राचीन युग में शैतान क्षेत्र की चीज थी और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र में राजा क्षेत्रों के नेता के रूप में कभी भी किसी अन्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता शीर्ष पर क्षेत्र के राजा से लेकर नीचे के आम लोगों तक सभी में स्वाभाविक रूप से गहन मार्ग का अनुसरण करने के लिए एक अत्यंत तीव्र जुनून होता है। वे इस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यावहारिक रूप से पागल हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लोगों ने पीढ़ियों से इस तरह के उन्मादी तरीके से अभ्यास किया है, इसलिए एक भी कमजोर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता पूरे क्षेत्र में पाया जा सकता है। निवासियों में से कोई भी अन्य क्षेत्रों में किसी स्थान का कमांडिंग व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त मजबूत है। आप निश्चित रूप से ऐसे लोगों से भरे क्षेत्र के आतंक की कल्पना नहीं कर सकते। ये वास्तव में सबसे बड़ा कारण है कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र हमेशा पूर्वी दिव्य क्षेत्र के शीर्ष पर रहा है और अनादिकाल से कभी कमजोर नहीं हुआ है। ब्रह्मा सम्राट में कोई भी कमजोर नहीं था। शाश्वत स्वर्ग सबसे ईमानदार था और स्टार भगवान और चंद्रमा भगवान क्षेत्र के बीच दुश्मनी थी जो हाल के वर्षों में पूरी तरह से विकसित हो गई है। युन चे ने दृढ़ता से अपने दिल में जानकारी को याद किया, हालांकि उससे ये सब बताने के पीछे मु जुआनिन की मंशा के बारे में पता नहीं था। आखिरकार इस समय उसकी नगण्य ताकत के साथ राजा क्षेत्र जैसा स्तर उसके लिए बहुत ही अगोचर और दूर की चीज थी। यदि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र के इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप स्वयं जा सकते हैं और पवित्र हॉल में पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करने के लिए आपके पास केवल आज का दिन है। जैसे ही युन चे आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पीला सफेद आकाश नीचे डूब गया है और उसके चारों ओर की हवा एक सघन अवस्था में बदल गई है। म्यू जुआनेन की नजर उस पर पड़ी और उसने लगभग आत्मा भेदी आवाज में कहा, क्योंकि कल से लेकर गहन ईश्वर सम्मेलन की शुरुआत तक तुम हर दिन नरक में रहोगे। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील, हेवनली झील का पानी अभी भी एक चमकीले दर्पण की तरह था और केवल बर्फ की आत्माएं ही चारों ओर नाचती हुई देखी जा सकती थी, कभी धीमी और कभी तेज गति में। झील के किनारे पर मु जुआनिन और युन चे एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर खड़े थे। हालांकि उन दोनों ने बर्फ सफेद वस्त्र पहने हुए थे, युन चे की ताकत और अस्तित्व उस आभा के सामने महत्वहीन लग रहा था जो म्यू जुआनिन द्वारा चुपचाप उत्सर्जित की जा रही थी। कल आराम और पुनर्गठन का आखिरी समय था और आज कठिन प्रशिक्षण की शुरुआत थी। मास्टर को अपनी चरम स्थिति पर एक नजर डालने दीजिए। अपनी क्षमताओं को रोककर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही युन चे ने म्यू जुआनिन के शब्द सुने, उसके शरीर से अचानक गहन ऊर्जा फूट पड़ी और ईविल गॉड के द्वार तुरंत खुल गए। ईविल सोल बर्निंग हॉट प्यूरगेटरी। उसकी गहरी आभा रंगहीन से हल्के लाल रंग में बदल गई और कुछ ही समय के बाद वह जोर की गड़गड़ाहट के साथ बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम हो गई, क्योंकि उसमें गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव हुआ और रंग ताजे रक्त की तरह लाल रंग में बदल गया। उनकी मूल रूप से शांत और स्थिर गहन ऊर्जा अचानक उत्तेजित हो गई, एक क्रूर जानवर की तरह जो क्रोधित हो गया था। युन चे की आंखों में भी ऐसी ही हलचल देखी जा सकती थी। म्यू जुआनिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और उदासीनता से कहा, हमला करो। हाँ, युन चे ने जोर से दहाड़ लगाई। उसने स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार निकाली और उसके शरीर के भीतर जो गहन ऊर्जा दौड़ रही थी वह ब्लेड पर तेजी से प्रवाहित हुई। गोल्डन क्रो फ्लेम्स और फीनिक्स फ्लेम्स उसी समय जलने लगी जब हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से 10 मीटर से अधिक लंबी ज्वलंत तलवार की किरणें निकली। फिर उसने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाते हुए म्यू जुआनिन के निर्देशन में स्वर्ग को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को नष्ट करने वाला,
जारी किया। हेवनली लेक का वायु प्रवाह अव्यवस्थित हो गया, जिससे बर्फ की आत्माएं डर गईं जो काफी तेज गति से उड़ गईं। यूचे एक ज्वालामुखी की तरह दिखाई दे रहा था जो बिना किसी पूर्व संकेत के अपनी सामग्री को ऊपर उठा रहा था। हालांकि जब हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड अभी भी मू जुआनिन तक पहुंचने से 30 मीटर से अधिक दूर था, तो उसकी अत्यधिक बड़ी हुई और भयानक गहन शक्ति का तूफान बिना किसी निशान के गायब हो गया। रोटी का आटा, यूनचे का शरीर और साथ ही उसकी तलवार हवा में रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर की अत्यधिक बड़ी हुई शक्ति को किसी अदृश्य ब्लैक होल ने पूरी तरह से सोख लिया हो। उसमें कुछ भी नहीं बचा था और वह अपनी पहले से बढ़ती शक्ति की जरा सी भी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसके सामने मू जुआनिन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी और ठंडी झलक थी और उसका बर्फ सफेद वस्त्र एक शांत और उजाड़ एहसास दे रहा था। वह पूरे समय एक मांसपेशी के बराबर भी नहीं हिली थी और अपनी गहन ऊर्जा का जरा भी हिस्सा बाहर नहीं निकाला था। यूचे चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ हवा से नीचे गिर गया और फिर काफी देर तक उसे घूरता रहा। म्यू जुआनिन के सामने उनकी चरम शक्ति वास्तव में समुद्र के सामने नमक के दाने के समान थी। इसे तुलनात्मक रूप से निम्न और क्षुद्र भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर अकल्पनीय रूप से बहुत बड़ा था। इतना खराब भी नहीं। म्यू जुआनिन की आंखों के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने उसकी ताकत का अनुकूल मूल्यांकन किया। बाद में उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। अभी भी स्तब्ध यूनचे को अचानक एक घातक खतरे का एहसास हुआ। उसके शरीर ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की और तुरंत स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो का उपयोग करके उस स्थान से दूर चला गया। लेकिन प्रकाश की 5 ठंडी धारियां, जिन्हें वह नंगी आंखों से नहीं देख सका, शून्य से निकलकर उसकी ओर आई और सीधे उसके असली शरीर पर लगी, जो एक सेकंड पहले ही पीछे हट गई थी। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनकी 5 मायावी छवियों को निशाना बनाया हो। पीएफएफ। हालांकि प्रकाश की 5 ठंडी धारियां उसके शरीर के संपर्क में आने के बाद तुरंत रुक गईं और बाद में नष्ट हो गईं, यूनचे का दिल थोड़ी देर के लिए ऐंठने लगा, क्योंकि ठंडे पसीने ने उसे पूरी तरह भीग दिया। वजह कोई और नहीं बल्कि ये थी कि उनमें से कोई भी एक लकीर उसे मौत की नींद सुलाने के लिए काफी थी। जब तक उसे ठंडी ऊर्जा के आने का एहसास हुआ, तब तक वह उसके शरीर के साथ संपर्क बना चुका था, और ऐसा तब भी हुआ जब उसने इसके रास्ते से बाहर निकलने के लिए स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया। यूचे ने अपना सिर उठाते हुए एक लंबी सांस ली, लेकिन म्यू जुआनिन अब उसके सामने मौजूद नहीं था। जैसे ही उसकी नजर आसपास पड़ी, वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी नजर उसकी परछाई पर भी नहीं पड़ी। जब उसकी नजर एक बार फिर सामने की ओर लौटी, तो उसने वास्तव में अपनी आंखों के सामने मू जुआनिन को देखा, जो 10 कदम से भी कम दूरी पर खड़ा था। आपकी गहन ऊर्जा की प्रचुरता समान स्तर के अभ्यासकर्ताओं से कहीं अधिक है और इसकी विस्फोटकता संतोषजनक है। ये दुष्ट भगवान की शक्ति के कारण होना चाहिए, मू जुआनिन ने यूचे की आंखों में घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। लेकिन आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज संवेदना की बहुत कमी है। सनसनी। यूनचे एक पल के लिए चुप हो गया। मेरे पीछे एक जगह चलो। म्यू जुआनिन ने हल्के से अपनी हथेली घुमाई, जिससे आगे की जगह बिना किसी आवाज के बिखर गई। इससे पहले कि यूनचे इस पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर अंतरिक्ष की दरार में समा गया। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली और उज्जवल हो गई और फिर उसने खुद को दूसरी दुनिया में पाया। निचली ऊंचाई पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई थी, जिसका रंग अतुलनीय रूप से हल्का होने के साथ साथ घना भी था। साधारण कोहरे के लिए यूचे की दृष्टि रेखा को बाधित करना असंभव था, लेकिन घने कोहरे की उपस्थिति के कारण वह 300 मीटर दूर की चीजें भी नहीं देख सका। दूर तक देखने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाने पर वह मुश्किल से विभिन्न ऊंचाइयों के बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सका। उससे 30 मीटर से भी कम दूरी पर बर्फ के क्रिस्टल जैसी ठंडी चमक बिखेरती हुई एक विशाल सीलिंग गहरी संरचना भी थी। इस स्थान को मिस्ट एंड वैली कहा जाता है, जहां बड़ी गलतियां करने वाले शिष्यों को अनुशासित होने के लिए भेजा जाता है। यदि कोई शिष्य अक्षम्य पाप करता है, तो उसे इस घाटी में फेंक दिया जाता है ताकि वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। ऐसे शिष्य हमेशा बहुत तेजी से और दुखद मौत मरेंगे। आज तक इसका कोई अपवाद नहीं है। जाहिर तौर पर यहाँ की ठंडी ऊर्जा का स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील जितना खतरनाक होना संभव नहीं था, लेकिन इस जगह पर चलने वाली सीटी जैसी ठंडी हवा दिल को छू लेने वाली उदासी लाती थी। यूचे का दिल जोर से धड़क उठा। उसने प्रश्नात्मक लहजे में पूछा, गुरु, मुझे यह मत बताएं कि आप शिष्य को यहाँ लाए थे। चूंकि इसे मौत की घाटी कहा जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस जगह के बारे में कुछ गड़बड़ थी। मिस्ट एंड वैली में बड़ी संख्या में गहरे जानवर पैदा होते हैं, लेकिन वे उन जानवरों से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें आपने आइस फीनिक्स क्षेत्र में देखा है।
मिस्ट एंड वैली जैसे वातावरण में पैदा होने वाले गहरे जानवर मूल रूप से प्रकृति में अतुलनीय रूप से क्रूर हैं। वे अपनी ही प्रजाति का वध करने से भी नहीं हिचकिचाते, दूसरी प्रजाति के प्राणियों का तो कहना ही क्या। घाटी में आपके सामने आने वाला कोई भी खतरनाक जानवर तुरंत आपके जीवन का पीछा करेगा। उनमें से सबसे कमजोर उसी स्तर पर है जैसा आपने विंटरफ्रॉस्ट डायरवुल्फ को देखा है, और सबसे मजबूत लोगों की तुलना दैवीय क्लेश क्षेत्र के गहन अभ्यासियों से की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे की आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। यहाँ तक सुनकर उसने पहले ही उसे उस स्थान पर लाने के पीछे मु जुआनिन के इरादे का अनुमान लगा लिया था। इसके अलावा जिनका आप सामना करेंगे वे केवल गंभीर जानवर नहीं हैं। वहाँ कुछ पूर्व आइस फीनिक्स शिष्य भी हैं, जिन्हें कुछ समय पहले ही अंदर भेजा गया था और क्रूर जानवरों के लगातार हमले का सामना करने के बाद भी वे अभी भी जीवित हैं। जो शिष्य ऐसी स्थिति में जीवित रह सकते हैं उन्हें कम से कम दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक से मध्य चरण तक जीवित रहना चाहिए। यहाँ तक कि दैवीय क्लेश क्षेत्र के लोग भी उनके बीच मौजूद होंगे। ऐसे लोगों के समूह के रूप में जिनका देर सबेर मरना निश्चित है, वे यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कोई साधन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे क्रूर गहन जानवरों की तुलना में कहीं अधिक डरावने हैं। यदि तुम्हें उनमें से किसी का भी सामना करना पड़े तो तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि यह शिष्य अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मिस्ट एंड वैली में प्रवेश करे? यूं चे ने काफी आशंकित स्वर में पूछा। सही, लेकिन वह बात के लिए है। अगर मैं तुम्हें अभी वहां फेंक दूं तो 7.5 मिनट के भीतर ही तुम्हारा दुखद अंत हो जाएगा। यूं चे ने उसके शब्दों पर राहत की भारी सांस ली, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया उसके काया होने के कारण बिल्कुल नहीं थी। म्यू जुआनिन के मिस्ट एंड वैली के वर्णन को सुनकर वह पूरी तरह से समझ गया कि अगर वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ घाटी में प्रवेश करना चाहता है तो यह मृत्यु की इच्छा रखने से अलग नहीं होगा। मास्टर, आपको 6 महीने का समय देते हैं, मु जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। अब से 6 महीने बाद मास्टर तुम्हें मिस्ट एंड वैली में फेंक देगा। यदि आप वहां बहुत जल्दी मरना नहीं चाहते हैं या जीवित बाहर आना चाहते हैं तो इन 6 महीनों के दौरान 1 सेकंड के लिए भी सुस्ती किए बिना अच्छा अभ्यास करें। वह थोड़ी देर के लिए रुकी, इससे पहले कि उसका स्वर अचानक ठंडा और भावहीन हो जाए। तुम्हें वैसे भी सुस्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। 6 महीने। दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र तक गहन शक्ति का अभ्यास करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से दैवीय मार्ग की अपनी गहन शक्ति को बढ़ाने में काफी कठिनाई महसूस की। भले ही वह इतने समय से अभ्यास कर रहा था, उसकी गहन शक्ति की ताकत अभी भी लगभग वैसी ही थी जब वह दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। यह अज्ञात था कि क्या वह 6 महीनों में दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर तक भी पहुंच सकता है, और यदि वह ऐसा कर भी सकता है तो भी यह खतरे से भरी धुंधंत घाटी में प्रवेश करने की इच्छा रखने से अलग नहीं होगा। कई दिव्य आत्मा क्षेत्र और यहाँ तक कि दिव्य क्लेश क्षेत्र क्रूर जानवरों के साथ साथ गहन चिकित्सकों की उपस्थिति के कारण। यून चे ने अपना सिर उठाया, कुछ कहना चाहा, लेकिन जब उसकी नजर म्यू जुआनिन से पड़ी तो उसके पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। आखिरकार उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। समझ गया, शिष्य कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपकी समझने की क्षमता को देखते हुए मेरे लिए आपको आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन पढ़ाना अनावश्यक है। इसे आप स्वयं समझ सकते हैं। इस 6 महीने की अवधि के दौरान मैं आपको जब भी चाहे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन हर दोपहर आपको पवित्र हॉल में लौटना होगा ताकि आप मेरे साथ खेल सकें। मास्टर के साथ। यूं चे डर के मारे उछल पड़ा। हालांकि किसी विशेषज्ञ के साथ बहस करने से किसी के गहन तरीके को उन्नत करने में मदद मिलेगी, लेकिन उसके और म्यू जुआनिन के बीच स्तरों का अंतर बहुत बड़ा था। वह अपनी ताकत के व्यक्ति का सामना करने के लिए स्पार्क शब्द के साथ लेबल किए जाने के लायक नहीं है। हम्फ। उसके खर्राटे की आवाज के बीच मु जुआनिन ने उसकी बाह पकड़ ली और एक आंसू फिर से अंतरिक्ष में दिखाई दिया। यूं चे की दृष्टि धुंधली हो गई और वह अगले ही पल पवित्र हॉल में वापस आ गया। म्यू जुआनिन ने धीरे से अपनी जैद सफेद हथेली को बढ़ाया। उसके शरीर की आभा अत्यंत तीव्र गति से गायब हो गई, इतनी तीव्र गति से कि यूं चे के लिए उसके अस्तित्व को महसूस करना असंभव हो गया। मास्टर उसकी गहन शक्ति को दिव्य आत्मा क्षेत्र में दबा देगा, लेकिन भले ही मेरी गहन शक्ति को दबाया जा सके, मेरी चेतना और संवेदना के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। क्या आप मुझे समझते हैं? यून चे ने चुपके से सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। अतुलनीय सावधानी के साथ उन्होंने एक रुख अपनाया और दूसरा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। दैवीय मास्टर क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ झगड़ना
उसे तो छोड़िए, यहाँ तक कि निचले और मध्य सितारा क्षेत्र के राजा भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे मुकाबले के दौरान हर दिन मैं कुल मिलाकर केवल 10 हमले करूंगा। यदि आप हमलों का सफलतापूर्वक विरोध कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं या शायद 10 हमलों के अंत से पहले मास्टर को छू सकते हैं या मुझे आधा कदम भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो आपको विजेता माना जाएगा। और यदि नहीं, आपको जल्द ही परिणाम पता चल जाएगा। उसकी हड्डी भेदी ठंडी आवाज और आंखों ने युनचे को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके दिल को मजबूती से पकड़ लिया गया हो। उसे एक अत्यंत भयानक पूर्वाभास हुआ। यदि आप इन 6 महीनों में एक बार भी नहीं जीत पाते हैं, तो आप अनंत स्वर्ग देवलोक में जाने के बारे में भूल सकते हैं। मास्टर भी अब अपने मानसिक और शारीरिक प्रयास को कचरे पर बर्बाद नहीं करेगी, जिसका मिस्ट एंड वैली में मरना निश्चित है। तुरंत युनचे को ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में सुई चुभो दी गई हो। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखें मानो ठंडे तारों में बदल गईं। उसने थोड़ा दांत पीसते हुए कहा, शिष्य सुनिश्चित करेगा कि गुरु को निराश न किया जाए। ये सर्वोत्तम के लिए होगा। बर्फ का एक टुकड़ा हल्के से हवा में बहता हुआ म्यू जुवानइन की उंगलियों पर गिरा। फिर उसने धीरे से उंगली को आगे बढ़ाया, जिससे बर्फ का टुकड़ा युनचे की ओर उड़ गया, जैसे कि उसे हवा द्वारा उड़ाया जा रहा हो। बर्फ के टुकड़े में निहित ठंडी आभा ने उसे तुरंत एकदम घुटने वाली दमनकारी शक्ति को उसके पास आने का एहसास कराया। यदि यह न होता कि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा होता, तो किसने सोचा होता कि बर्फ का एक टुकड़ा इतनी भयावह चीज में बदल सकता है। युनचे की प्रतिक्रिया बेहद तेज मानी जा सकती है। एक झटके में स्वर्ग को मारने वाली तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और उसका पूरा ब्लेड आग की लपटों से जल गया। फिर वह हवा में बहती बर्फ के टुकड़े का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। उनकी सबसे बड़ी ताकत विस्फोटक शक्ति को सीधे जारी करने के लिए भारी तलवार का उपयोग करना था। गहरे आकाश महाद्वीप में इस कदम के कारण ही वह पहाड़ों को समतल कर सका और महासागरों को विभाजित कर सका। जब बर्फ का टुकड़ा और भी करीब आया, तो उसका पूरा हमला एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया। अत्यधिक पतली बर्फ का टुकड़ा भारी शब्द से उत्पन्न तूफान को चीरता हुआ सीधे उसके सौर जाल में जा टकराया, पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सेकंड के लिए भी रुके बिना। युनचे डर के मारे पीला पड़ गया। अपने शरीर के संतुलन खोने या अपनी बाहों में गंभीर दर्द के बारे में चिंता करने में असमर्थ, उसके शरीर से एक बार फिर गहरी आभा फूट पड़ी, क्योंकि उसने तुरंत सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को छोड़ दिया। टकराना। दुष्ट भगवान की सुरक्षा स्क्रीन एक तेज विस्फोट के साथ टूटने से पहले एक पल के लिए रुकी। उसकी दाहिनी भुजा पर एक जबरदस्त बर्फ जैसी ठंडी शक्ति का जोरदार प्रहार हुआ। उग जैसे ही युनचे के हाथ से स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार फिसल गई, उसने एक दयनीय चीख निकाली। उसकी बाह पर लगी भयानक शक्ति के विस्फोट के कारण उसकी दाहिनी बाह की सभी शिरोबिंदु तुरंत टूट गईं। युनचे कई कदम पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसके दाहिने हाथ पर कोई खून का दाग नहीं था और वह टूटा हुआ भी नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह जोर से नीचे गिर रहा था। युनचे ने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से सहारा दिया। वह अभी तक अपने पैरों को स्थिर भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। म्यू जुआनिन ने ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी अपने हमलों को नहीं रोका था। उसने जल्द ही अपनी हथेली को हल्के से पलटा, जिससे युनचे के सामने की जगह अचानक धंस गई। बूम! इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई तारा टूटकर खुल गया हो। एक अतुलनीय भयानक ऊर्जा की बाढ़ उसके अंदर घुस गई और हर कोने और भीतर मध्याह्न रेखा तक फैल गई। बिना देर किए उसकी सभी मध्याह्न रेखाएं टूट गईं और उसे चक्कर आने लगा, जैसे किसी ने उसके सिर पर एक बड़े हथौड़े से हमला किया हो। युनचे की आंखों की चमक तुरंत खत्म हो गई, जिससे वह अचानक बिना जीवन शक्ति वाली कठपुतली की तरह दिखने लगा, क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया था और नीचे गिरते समय उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके शरीर पर कोई खून का दाग या निशान तक नहीं था, लेकिन उनके पूरे शरीर में मेरिडियन पूरी तरह से टूटी हुई अवस्था में थे। जब वे ब्लू पोल स्टार में थे, तो भीषण युद्धों में शामिल होने के कारण वे कई बार गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। दुष्ट ईश्वर की शक्ति के प्रतिघात के कारण उसके शिरोबिंदु का पतन और टूटना हो गया था। सबसे दुखद उदाहरण वह समय था जब उसके लगभग आधे शिरोबिंदु टूट गए थे। हालांकि ये पहली बार था कि उसके शरीर में प्रत्येक शिरोबिंदु टूट गया था, छीन लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके मध्याह्न रेखा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली गहन शक्ति भी पूरी तरह से लीक हो गई थी और बाहर फैल गई थी। आखिरी चीज जो उसे याद थी वह ये थी कि म्यू जुआनिन स्पष्ट रूप से उसके पास मौजूद था। उसकी आवाज अस्पष्ट और अस्पष्ट लग रही थी, जैसे कि यह अवास्तविक हो या वह सिर्फ सपना देख रहा हो, लेकिन यह भावनाओं से इतना रहित था कि उसे अभी भी हड्डी तक ठंडक महसूस हो रही थी।
क्या ये बहुत दर्दनाक है? फिर सुनिश्चित करें कि आपका शरीर दर्द को न भूले। सभी शिरोबिंदुओं का टूटना निश्चित रूप से उसकी सभी हड्डियों के टूटने से 100 गुना अधिक दर्दनाक होगा। युनचे के होंठ थोड़ी देर तक हिले, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी चेतना खो बैठा, लेकिन उसका शरीर अभी भी अत्यधिक दर्द के कारण ऐंठ रहा था। बेहोश युनचे को देखते हुए मू जुआनिन के चेहरे पर केवल एक उदासीन अभिव्यक्ति थी। उसने उसके शरीर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एक झटके में सेक्रेड हॉल के अंदर लौट आई। वह सेक्रेड हॉल के केंद्र में थी, जो व्यावहारिक रूप से बर्फ की दुनिया थी। इस बर्फीली दुनिया के मध्य क्षेत्र में एक तालाब था, जिसका क्षेत्रफल केवल 30 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक था। तालाब का पानी दर्पण की तरह साफ था और उसके मध्य में एक हिमकमल था जो इस समय गर्भ से खिल रहा था। ये हिमकमल सामान्य कमल से कई गुना बड़ा था और इसकी प्रत्येक ओवलैप पंखुड़ी एक हथेली के आकार की थी। यह न केवल असाधारण रूप से शुद्ध, सुंदर और दोषरहित दिखता था, बल्कि फीकी, नीली और पारभासी रोशनी से चमक भी रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी जड़ का डंठल तथा हिमकमल स्वयं शुद्ध जल के संघनन से बने बर्फ के क्रिस्टलों से बने हैं। वे सचमुच आंखों को चकाचौंध कर देने वाले थे। पहली नजर में कोई भी इसे प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाली चीज के रूप में नहीं सोचेगा और इसके बजाय इसे एक बर्फ क्रिस्टल समझेगा जिसे इस तरह से तराशा गया है। म्यू जुआनयिन ने अपना हाथ उछाला और युनचे के शरीर को पानी में फेंक दिया। उसकी नजर केंद्र में बर्फ के कमल पर पड़ी और उसकी बर्फ जैसी उंगली ने हल्के से उसकी दिशा में इशारा किया। तुरंत एक निराकार गहन संरचना चमकने लगी, जो हिमकमल के चारों ओर स्थापित थी। बाद में म्यू जुआनयिन की उंगली की हल्की हरकतों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो गया। हाँ, किसी कारण से मू जुआनयिन ने हल्की आह भरी। वह तालाब के किनारे पर आई और अपनी उंगली को गोलाकार गति में घुमाया। हिमकमल की एक पंखुड़ी उड़कर उसकी हथेली में आ गिरी। फिर उसने घायल क्षेत्र को ढकने के लिए इसे युनचे की छाती पर रख दिया। बजना नीले सूर्यास्त के रंग की एक तीव्र गहन रोशनी ने पूरे पवित्र हॉल को रोशन कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मू जुआनिन ने एक पल के अत्यंत संक्षिप्त समय में अपनी गहन शक्ति का लगभग 70% उपयोग कर दिया था। प्राइमल कैस में उच्चतम स्तर की शक्ति युनचे के शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने से पहले बर्फ कमल की पंखुड़ी में मिश्रित हो गई। बर्फ सफेद पंखुड़ी तुरंत प्रकाश की अतुलनीय रूप से चमकदार सफेद किरणों के साथ चमक उठी। सफेद किरणों के प्रभाव से युनचे का शरीर एक चमकदार सफेद परत में लिपट गया। इसके बाद उनके शरीर से फीकी सफेद किरणों की कई धारियां निकलने लगी, जिनकी संख्या बढ़ती गई और कुछ ही समय में उनके पूरे शरीर में फैल गई। जो चीजें इन सफेद किरणों को छोड़ रही थीं, वे वास्तव में उसके शरीर में टूटी हुई मेरिडियन थीं। इस बीच हिमकमल की पंखुड़ी की सफेद किरणें कमजोर और कमजोर होती गईं। आखिरकार वे पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे कि उन्होंने परमाणु बना दिया हो। म्यू जुआनयिन ने तुरंत अपनी गहन आभा को नियंत्रित किया और अपनी हथेली को अपने सौर जाल से दूर कर लिया। जहां तक युनचे की शिरोबिंदु के भीतर से निकलने वाली सफेद किरणों की बात है, वे कोई और नहीं बल्कि प्रकाश की किरणें थीं जो पहले उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थीं। वे स्पष्ट रूप से और धीरे धीरे उसकी शिरोबिंदु से जुड़ रही थीं और उनके साथ विलीन हो रही थीं। तब तक प्रकाश की सफेद किरणें पूरी तरह से बिना किसी निशान के नष्ट हो जाने के बाद युनचे की पूरी तरह से टूटी हुई मेरिडियन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस समय कोई क्षति नहीं हुई। इसके अलावा अगर कोई उसके शरीर के आर पार देख सके तो उसे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उसके सभी शिरोबिंदु एक विचित्र बर्फीली और शानदार चमक दे रहे थे।